हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्जर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 3 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग का लेक्चर नंबर 2। और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर भी होगा। थोड़ा सा लेंदी होगा लेक्चर ये, ठीक है ना? तो आराम से कॉपी पेन लेके जरूर बैठे। इसमें बहुत सारी बातें समझने वाली हैं, क्योंकि याद तो करनी है, समझने वाली बातें भी इसके अंदर काफी सारी हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठो और आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाओ, ठीक है ना? थोड़ा सा लेंदी होगा लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। जहां लेक्चर लेंदी लगे, जहां लगे कि अब थोड़ा लंबा हो रहा है, वहां पॉज करें वीडियो को, मुंह पे पानी डालें और फिर वापस से देखना स्टार्ट करें, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो आओ देखते हैं क्या कहता है ये। अब देखो, एवोल्यूशन ऑफ ड्रग। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में एवोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा? मूल्यांकन करना। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल। किसी की जांच पड़ताल करना। सीधी सी बात, हम यहां पे किस चीज की जांच पड़ताल करने वाले हैं, क्या चीज जानने की कोशिश करने वाले हैं? पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? अडल्ट्रेशन, यानी कि मिलावट। जो मिलावट हो गई है, तो कितनी मिलावट है, कोई ड्रग कितना प्योर है, ठीक है ना? उसकी जांच पड़ताल होने वाली है। ड्रग प्योर है कि नहीं है, मिलावट है तो कितनी है, क्या मिलावट इतनी है कि चल जाएगी, या मिलावट बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह सारी बातें इसके अंदर होने वाली हैं। तो एवोल्यूशन का मतलब पता चल गया, ठीक है ना? आओ देखते हैं इंट्रोडक्शन में। एवोल्यूशन ऑफ अ ड्रग इंश्योर्स द आइडेंटिटी ऑफ ड्रग। ये सुनिश्चित करता है ड्रग की आइडेंटिटी, ड्रग क्या है, एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग। और ड्रग की जो क्वालिटी है और जो प्योरिटी है, उसको जांचने में, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है? द मेन रीजन बिहाइंड द नीड फॉर इवोल्यूशन। आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई इवोल्यूशन की? क्या है मेन रीजन बिहाइंड द नीड फॉर इवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग? आर बायोकेमिकल वेरिएशन इन द ड्रग्स। ड्रग के अंदर क्या है? बायोकेमिकल वेरिएशन है। पहली बात अगर इसको हम समझे, मान लो हमारे पास 3 तरह के ड्रग हैं, D1, D2 और D3। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान लो इसका एक पत्ता है, एक पत्ता ये है और एक पत्ता ये है। 3 तरह के पत्ते हैं, तीनों के अंदर सेम केमिकल पाया जाता है, लेकिन इसके अंदर केमिकल थोड़ा ज्यादा मात्रा में है, इसमें कम मात्रा में, या इसके अंदर जो मेन केमिकल है उसके साथ साथ कुछ और भी इंप्योरिटीज पाई जाती हैं। तो अब जो मेरे पास ड्रग है वो ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, कौन सा वाला है? तो इस तरीके से क्या है? बायोकेमिकल वेरिएशन। 3 तरह के अलग अलग सोर्स थे हमारे पास, तीनों में अलग अलग केमिकल वेरिएशन है। किसी में कम है, मान लो इसके अंदर अल्कोलाइड बहुत ज्यादा है, इसके अंदर ठीक ठाक है, इसके अंदर बहुत ही कम है। तो वेरिएशन है बहुत ज्यादा। तो कैसे पता चलेगा हम लोग? एवोल्यूशन करके। इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टोरेज ऑफ ड्रग। अब जब हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे, मान लो इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल है जो इसको खाने से वो जो बीमारी होती है दूर हो जाती है। यानी कि इसको अगर खाते हैं, मान लो 1 मिलीग्राम रोज ले रहे हैं, तो बीमारी 10 दिन में ठीक हो जा रही है। इसके अंदर केमिकल ही नहीं है, इसको खाया 50 दिन तो बीमारी नहीं ठीक हो रही है। तो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट ये भी देखना पड़ता है कि इसको खाएंगे तो ट्रीटमेंट का इफेक्ट ज्यादा जल्दी आ जाएगा। स्टोरेज ऑफ ड्रग, स्टोर करने में सबका क्या होता है? अलग अलग रहता है। किसी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो उसके खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? एंड द अडल्ट्रेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। और कई बार क्या होती है? मिलावट होता है, और कई बार हम एक की जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट करके ड्रग दे देते हैं। तो यही सब चीजें हैं जिसकी वजह से हमको क्या करना है? एवोल्यूशन करना है, जांच पड़ताल करनी है कि हमारा ड्रग ओरिजिनल है या नहीं है, जो हम चाहते हैं वो है या नहीं है ना? कहां जरूरत पड़ेगी इसकी? जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, है ना, या मार्केट में जो सैंपल हैं उनकी जांच पड़ताल होती है कि मार्केट में कोई चीज असली आ रही कि नहीं आ रही है, या जो फैक्ट्री अपना माल खरीदती है कहीं बाहर से, वो चेक करेगी कौन सा कैसा माल है, असली है कि नहीं, मिलावट वाला है, कैसा माल है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये एवोल्यूशन होता है। अब इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। एक है ऑर्गेनोलेप्टिक, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर। 5 तरीके से हम किसी भी ड्रग की जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसको जांच सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं इनको। ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनोलेप्टिक समझ में आ रहा होगा, ऑर्गन, जहां पे हमारे ऑर्गन्स। तो ऑर्गन कौन से होते हैं? जैसे जीभ टच करेंगे, सूंघने वाला, देखने वाला, छूकर, महीन महीना, खुरखुरा खुरखुरा है, कैसा है, ठीक है ना? तो ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन मींस द स्टडी ऑफ ड्रग्स यूजिंग ऑर्गन्स ऑफ सेंस। सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब हो गए, ठीक है, टच करना। इट रेफर्स टू द मेथड ऑफ एनालिसिस लाइक कलर, है ना? इसमें कौन कौन से मेथड आ जाएंगे? कलर देख करके, ऑर्डर, खुशबू कैसी है, टेस्ट देखना है, साइज छोटा बड़ा कैसा है, शेप देख लेंगे,
एंड स्पेशल फीचर्स सच एज टच एंड टेक्सचर, टच करने पर कैसा है और उसका टेक्सचर कैसा है, ये सब चीजें जब चेक करके एनालाइज किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन। एक लाइन में डेफिनेशन खत्म हो जाती है तुम्हारी, ये बात समझ में आई। उसके बाद तुमको क्या करना है, सिर्फ इसके एक या दो एग्जाम्पल याद कर लेने हैं और वो इसमें दे देने हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एनालिसिस रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालिसिस, ये सबसे सिंपल तरीका होता है, ठीक है। ये आ जाएगा, मान लो पांचों में से, ये जो ऊपर 5 हमने पढ़े हैं, इनमें से सबसे सिंपल कौन सा है, ऑर्गेनोलेप्टिक इज द सिंपलेस्ट मेथड। अब एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। देखो, टल्का गम विच इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अकेसिया गम, है ना, टल्का गम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं अकेसिया गम की जगह पे। कुड बी आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है बाय इट्स कलर एंड फॉर्म, इसका रूप और कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टल्का गम है और ये अकेसिया गम है। टल्का गम इज यूजुअली ब्रोकन, टूटा टूटा सा होता है, एंड ऑल्सो सम टीयर्स आर ब्राउन, ये ब्राउन कलर का रहता है। टीयर मतलब होता है ये रेजिन टाइप का रहता है, ठीक है ना, गम जैसे रहता है, टपकता है ना, तो ब्राउन कलर का होता है। एंड अदर कलरलेस, वेयर एज अकेसिया इज व्हाइट टू येलो इन कलर, ये ब्राउन टू कलरलेस रहता है, ये व्हाइट टू येलो रहता है। हो गया देख करके, एक एग्जांपल ये याद कर लोगे, बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने, ठीक है ना। एग्जांपल कोई भी अपने हिसाब से एक या दो याद कर लो, जो जब ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन को लिखोगे तो उसके लिए देने के लिए कम से कम 2 एग्जांपल होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, सारे एग्जांपल याद करने की जरूरत नहीं है। अब आगे आते हैं मैंगोस्टीन फ्रूट, है ना। अब ये क्या होता है मैंगोस्टीन फ्रूट, डालो गूगल पे दिख जाएगा। एक फ्रूट है फिलहाल के लिए, मान के चलो, आर अ सब्स्टिट्यूट फॉर बेल फ्रूट, बेल फ्रूट का सब्स्टिट्यूट है ये, एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय डार्कर रिंड एंड द वेज शेप्ड रेडिएट स्टिग्मा। इसके जो स्टिग्मा होते हैं, स्टिग्मा स्टाइल पता है ना, फ्लावर के अंदर रहते हैं, उससे हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। फिर आगे आते हैं कप्रिया बार्क, जो कि होता है रेमिजिया पेड्यूपिक्यूलेटा, डिफर इन इट्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर विद सिंकोना। दोनों बार्क का इस्तेमाल मिलावट के लिए हो रहा है, लेकिन इसका क्या है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर काफी अलग होते हैं। ब्लड रूट यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट फॉर हाइड्रास्टेसिस इन डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर, वेयर इज हाइड्रास्टेसिस इज येलो इन कलर, ठीक है ना। तो ब्लड रूट का यूज किया जाता है अडल्ट्रेंट फॉर हाइड्रास्टिस, ठीक है ना, जो कि डार्क रेडिश ब्राउन का होता है, वेयर जो हाइड्रास्टिस है ये येलो कलर का होता है, ठीक है ना। ये हो गया डार्क रेडिश ब्राउन और ये हो गया येलो कलर का। तो कुछ नाम यहां पे टेढ़े मेढ़े आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो इजी लगे उसको याद कर लोगे। रियम रैपोनिटिकम, रैपोनिटिकम आर मच स्मॉलर देन दोज ऑफ द चाइनीज रूहबब एंड आर इजिली डिस्टिंग्विश, है ना। जो ये होता है ये काफी छोटा होता है चाइनीज वाले से, ये याद कर लो। जिंजर वाला आसान है। जिंजर एंड कैप्सिकम हैव पंजेंट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है ना, जिंजर खाओ कभी, काफी अकरा सा लगता है। वेयर एज जेंशियन एंड चिराटा हैव बिटर टेस्ट, अगर इनको हम चखेंगे, ठीक है, तो इसका टेस्ट कड़वा होता है और इसका टेस्ट थोड़ा सा अकराइला अकराइला सा होता है ना, अजीब सा लगता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनोलेप्टिक के, याद करने हैं 2 या 3 जो तुमको सहूलियत से लगे, ठीक है ना। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और एग्जाम्पल है तो तुम्हारे सर ने या कहीं और से लिखवा दिए, वो तुमको याद है तो वो ऐड कर देना है, ठीक है। आगे आते हैं, अब आते हैं माइक्रोस्कोपिकल एवोल्यूशन। थोड़ा सा यहां पे बच्चा कंफ्यूज रहता है। अब समझते हैं माइक्रोस्कोपिक मतलब हम चले गए हैं प्लांट के अंदर। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, कट करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना, माइक्रोस्कोप में देख करके हर एक का कुछ ना कुछ खास स्ट्रक्चर रहेगा, खास सेल्स और टिश्यूज का अरेंजमेंट होता है। तो हम कट करके उसको देखेंगे और समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा है। 2 अलग अलग पाउडर ले लो, माइक्रोस्कोप में देखो तो एक हो सकता है प्लेन नजर आए, एक हो सकता है खुरखुरा नजर आए। तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद जब कोई चीज हमको पता चलती है, किसी की जांच पड़ताल की जाती है, तो ये माइक्रोस्कोपिकल एवोल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। आगे आते हैं। माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन इज एसेंशियल इन द इनिशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर्ब, शुरुआती जो आइडेंटिफिकेशन होती है वहां पे इसको जरूरी होती है, एज वेल एज इन आइडेंटिफाइंग स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ क्रूड और पाउडर्ड हर्ब, है ना, जिसमें बहुत छोटे छोटे टुकड़े इस्तेमाल होते हैं या पाउडर ड्रग होती है, तब हमको माइक्रोस्कोपिक करना पड़ जाता है। एंड इन द डिटेक्शन ऑफ अडल्ट्रेंट्स, एग्जांपल इंसेक्ट्स, एनिमल फीसेस, मोल्ड, फंजाई, है ना। पाउडर का ड्रग है, उसे पता चला क्या कहते हैं, किसी एनिमल कॉकरोच वगैरह की पॉटी पड़ी हुई है उसके अंदर, कोई इंसेक्ट का टुकड़ा टांग टूट के पड़ी हुई है मरा हुए की, कोई मोल्ड है, फंजाई है, वो सब मिक्सअप हो रखा है, एक ही कलर का, समझ में नहीं आ रहा। तब क्या करेंगे हम लोग, माइक्रोस्कोपिक छोटा सैंपल लेंगे, डालेंगे माइक्रोस्कोप में और देखेंगे। अगर उसमें दिख जाता है तो एक आइडिया लग जाता है ना, जैसे कि हम चावल
पूरे कुकर में चावल, एक चावल को उठा के देखते हैं, पक गया, इसका मतलब पूरे चावल पक गए होंगे। तो हम छोटा सैंपल लेते हैं 1 मिलीग्राम, उसमें चेक करेंगे उसमें कितना पाया जा रहा है, उसके साथ आइडिया लगा लेंगे कि पूरे सैंपल में कितना होगा, ठीक है। एज वेल एज आइडेंटिफाइंग द प्लांट बाय कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर, और जो उसके टिश्यूज होते हैं उसको भी हम लोग उसमें एनालाइज कर लेते हैं कि ये टिश्यू, इस टाइप का टिश्यू इस प्लांट में पाया जाता है। अगर इस टाइप के टिश्यू नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये किसी और प्लांट के टिश्यूज हैं जो कि मिलावट को इंडिकेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो माइक्रोस्कोपी का हम लोग टोटली किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक चीज को चेक करने के लिए। तो इसमें सिंपल डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो कि जो अडल्ट्रेंट होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट हो गया, एनिमल फीसेस, फीसेस मतलब पॉटी हो गया, मोल्ड हो गया, फंजाई हो गया, अगर कोई इसके अंदर मिलावट है, ठीक है, या ये मिलावट हो सकती है एज वेल आइडेंटिफाइंग द प्लांट बाय कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू फीचर, प्लांट की एक खास टिश्यू का अरेंजमेंट रहता है, वो दिख जाता है माइक्रोस्कोप में। ओके, एवरी प्लांट पजेस है कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू स्ट्रक्चर, हर एक प्लांट का एक खास टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है। बनावट का इंटरनल देखेंगे तो अलग टाइप की बनावट होती है, विच कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द स्टडी ऑफ टिश्यू अरेंजमेंट, है ना, जिसको हम लोग टिश्यू के अरेंजमेंट से उसको स्टडी करके पहचान सकते हैं कि इस टाइप का टिश्यू अरेंजमेंट इस टाइप के प्लांट्स में पाई जाती है। क्लियर है? ठीक है ना। तो हम लोग ये सब कैसे, अच्छा टिश्यू को कैसे देख पाएंगे? माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। इसी वजह से माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन कहा गया इसे। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से एवोल्यूट कर रहे हैं। आगे आते हैं। अब देखो यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक स्लाइड होती है, याद होगा, है ना। यहां पे हम सैंपल डाल देंगे, सैंपल के ऊपर हम लोग एक लिड लगा देते हैं, इसके ऊपर कई बार कलर वगैरह डाल देते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात कह रहा है, लिग्निन स्टेन्स रेड और पिंक। अगर लिग्निन नाम का जो केमिकल सुना होगा, जो लिग्निन पाया जाता है तो उसका कलर कैसा आएगा, रेड या पिंक आएगा, विद अ ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लिसरॉल एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूसिलेज इज स्टेन्ड पिंक विद रुथेनियम रेड। अगर इस टाइप के कलर आते हैं म्यूसिलेज, अगर तो मान लो हम लोग क्या डाल दिए, ये डाला हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फ्लोरोग्लिसरॉल, ठीक है ना। यहां पे कॉमा लगा देते हैं, लिग्निन स्टेन रेड और पिंक विद ड्रॉप ऑफ फ्लोरोग्लिसरॉल। हमने यहां पे क्या ड्रॉप डाला, फ्लोरोग्लिसरॉल का डाला, और कलर क्या आ गया, पिंक आ गया या रेड आ गया। तो हमको समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन सा केमिकल है, लिग्निन है। और अगर हम डाल रहे हैं कंसंट्रेटेड HCl और कलर आता है पिंक, हम लोग क्या डाल रहे हैं, रुथेनियम रेड डाल रहे हैं और कलर क्या आ रहा है, पिंक, तो हम समझ जाएंगे उसके अंदर क्या मौजूद है, म्यूसिलेज मौजूद है, ठीक है। यही अगर हम N/50 आयोडीन सोल्यूशन, ये हम पढ़ भी चुके हैं, सोल्यूशन स्टेन्स स्टार्च एंड हेमिसेलुलोज ब्लू, है ना। हमको पता है आयोडीन सोल्यूशन को डाल दो, जो स्टार्च होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। तो कौन सा केमिकल है कुछ सैंपल के अंदर, है ना। मान लो हमको पता है कि सैंपल के अंदर स्टार्च होना चाहिए, लिग्निन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने जब टेस्ट किया तो इसका पिंक और ये रेड आ रहा था, इसका मतलब सैंपल में लिग्निन मौजूद है, यानी कि मिलावट मौजूद है। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका ये हो गया। अब बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसके सेलुलोज से बना होता है, किस टाइप का है, पतला मोटा, और कितना परसेंटेज उसके अंदर सेलुलोज पाया जा रहा है। सेल कंटेंट, स्टार्च ग्रेन कैसा है, जो उसके सेल के अंदर स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं वो कैसे हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट जो उसके अंदर पाया जाता है, उसके क्रिस्टल, ट्राइकोम्स जो होता है ना, उसके हेयर टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, उनको ट्राइकोम्स कहते हैं। फाइबर, वेसल्स एटसेट्रा, इन सबको हम लोग माइक्रोस्कोप से चेक कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं डिटेल में। यानी कि जो सैंपल हमारे पास है उसमें हम लोग क्या क्या चीज देख सकते हैं, सेल वॉल, सेल कंटेंट, स्टार्च ग्रेन जो पाया जाता है उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल, ट्राइकोम्स, फाइबर, वेसल्स। ये जो चीजें हैं ये हर एक टाइप के प्लांट्स के लिए अलग अलग होती है ना। जरूरी नहीं सब में सब पाया जाए, किसी में तो कुछ पाए जाते हो, ठीक है। किसी के अंदर स्टार्च ग्रेन बहुत ज्यादा होंगे, किसी के अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट पाए ही नहीं जाते होंगे, और हमारे पास जो सैंपल है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट मिल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर मिलावट हो रखी है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे ऐसे फीचर्स हैं जो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल दिए मैंने, समझते हैं, ठीक है। सूरिनाम कॉसिया इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एंड प्रेजेंस ऑफ यूनिसेरिएट मेडुलरी रे एंड क्रिस्टल फाइबर। जो मेरे पास ये वाला प्लांट है, इसकी क्या खासियत है, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं होगा, यूनिसेरिएट मेडुलरी। अब ये यूनिसेरिएट मेडुलरी ये इसका एनाटॉमिकल टर्म है, प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये मौजूद होगा और ये मौजूद होगा। अगर ये चीजें नहीं मिलती हैं उस सैंपल के अंदर माइक्रोस्कोपिक एवोल्यूशन करने पर, तो इसका मतलब उसके अंदर सूरिनाम कॉसिया नहीं है, या कुछ और सैंपल मौजूद है तो उसके अंदर ये सब चीजें नहीं पाई जाएंगी। आगे आते हैं, वेवी मेडुलरी रेस, अगेन है ना, प्लांट को जब हम कट करेंगे इस तरीके से पड़ा होगा तो यहाँ बीच में पिथ होता है, यहाँ पे जाइलम फ्लोएम्स होते हैं, इस तरह से टिश्यूज होते हैं,
है ना। तो ये कटिंग वाला जो हमने कहीं पढ़ा होगा, तो वहीं पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है मेडुलरी रेज, ठीक है, फाउंड इन कैस्कारा बार्क। वेवी मेडुलरी रेज फाउंड इन कैस्कारा बार्क। जो कैस्कारा का बार्क होता है उसके अंदर मेडुलरी रेज होती है, वेवी होती है, लहर वाइज, ऐसे होंगे, स्ट्रेट नहीं पाई जाती हैं। जनरली जो मेडुलरी रेज होती हैं वो स्ट्रेट होती हैं, ठीक है, ओके। लिग्निफाइड ट्राइकोम्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा इन नक्स वोमिका। नक्स वोमिका होगा तो उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, लिग्निफाइड ट्राइकोम्स एंड प्लाज्मोडेस्माटा मिलेंगे, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्या है, इनके माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है हर किसी के, जो हम लोगों ने नोट कर लिए हैं। अगर किसी को चेक करना तो सब देख लेंगे। तो बहुत सारे दे दिए मैंने यहाँ पर, तुम लोग कोई 2-4 याद कर लोगे और सिर्फ बता दोगे कि इनके अंदर ये पाया जाएगा तो ये है, नहीं पाया जाएगा तो ये नहीं है, मतलब मिलावट है। स्टोन सेल्स आर एब्सेंट इन द फ्रैंगुलर बार्क वेयर एज दे आर प्रेजेंट इन द कैस्कारा बार्क, है ना। 2 बार्क छाल दे दी गई हमको, अब पहचानो कौन है। अगर स्टोन सेल पाए जाएंगे, ये भी इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, तो वो फ्रैंगुलर बार्क होगा, अगर एब्सेंट होगा तो। और अगर ये स्टोन सेल नहीं पाए जा रहे हैं तो क्या होगा, कैस्कारा बार्क होगा। बात समझ में आ गई। प्रेजेंस ऑफ पिथ इन राइजोम्स एंड एब्सेंस इन रूट, ठीक है ना। राइजोम में पिथ क्या होता है, एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा, और रूट के अंदर क्या रहेगा, एब्सेंट होगा। अब ये राइजोम्स, ठीक है ना, यानी कि राइजोम जैसे कि अदरक होती है वो भी जमीन के अंदर पाई जाती है, और जो जड़ें होती है प्लांट की वो भी जमीन के अंदर पाई जाती हैं। अब अदरक हमको बहुत अच्छे से पता है क्या है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ठीक है ना। तो और रूट्स होती हैं, तो रूट अगर होगा वो तो उसके अंदर पिथ क्या होगा, एब्सेंट होगा। राइजोम के अंदर मौजूद होता है, पता चल जाएगा राइजोम है या नहीं है। वार्टी मतलब एक तरह गांठे टाइप समझ लो। ट्राइकोम्स ऑफ सेना एंड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलॉइन इंडिकेट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एलॉयज, ग्रैंडुलर ट्राइकोम्स ऑफ मिंट एटसेट्रा। तो यहां पे बहुत सारे दे दिए हैं एग्जांपल। ये द पाउडर ऑफ क्लोव स्टार्क्स कंटेन स्क्लेरिड। जो क्लोव का स्टार्क होता है, स्टार्क मतलब जो नीचे की डंडी रहेगी, उसमें स्क्लेरिड्स मौजूद रहते हैं एंड कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल मौजूद रहेंगे। बट क्लोव्स डू नॉट कंटेन दीज टू। क्लोव्स मतलब जो ऊपर का फूल होगा उसके अंदर ये दोनों चीजें एब्सेंट होगी, तो मिलावट का पता चल जाएगा, है ना, कि केवल क्लोव है या उसके साथ स्टेम भी है, स्टेम का ही पाउडर है उसमें। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है राउवोल्फिया माइक्रेंथो और राउवोल्फिया डेंसिफ्लोरो एंड राउवोल्फिया पिरोकेंसिस आर फाउंड टू सर्व एज एन एडल्ट्रेंट फॉर राउवोल्फिया सर्पेंटाइन, है ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग कॉग्नोसी में, आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम लोग पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया ना, सारे सब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं अभी, कोई बात नहीं। तो राउवोल्फिया सर्पेंटाइन एक काफी अच्छा ड्रग है, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये वाला ड्रग या ये वाला ड्रग की मिलावट कर देते हैं, ठीक है, एडल्ट्रेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। द रूट्स ऑफ दीज स्पीसीज कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम आर सर्पेंटाइन। इनकी इसकी जो रूट्स है ना वो अलग होती है आर सर्पेंटाइन से बाय द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इन द अबव स्पीसीज विच इज एब्सेंट इन आर सर्पेंटाइन। यानी कि ऊपर के 3 स्पीसीज में स्क्लेरेनकाइमा प्लांट का टिश्यू होता है, ठीक है, वो पाया जाता है, और आर सर्पेंटाइन में ये क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा एब्सेंट होता है। तो ये माइक्रोस्कोपिक इवोल्यूशन है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब और आगे आते हैं हम लोग। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है द टेक्निक्स लाइक माइक्रोस्कोपिक लीनियर मेजरमेंट। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लीनियर मेजरमेंट। अबे लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई नापेंगे, किसकी, पाउडर की, यस। आओ देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट। लीफ कांस्टेंट क्या होते हैं, लीफ कांस्टेंट यानी कि एक लीफ के अंदर कितने स्टोमेटा पाए जाएंगे, है ना, वो तो फिक्स होंगे हर एक में, लगभग अप्रोक्सीमेट सेम ही रहता है, ठीक है। इस तरह से लीफ कांस्टेंट, लीफ की कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हर एक प्लांट के लिए फिक्स रहती हैं। एंड क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मिलेगी हमें, ठीक है ना, और आल्सो यूज्ड इन दिस एवोल्यूशन। कैसे, आओ देखते हैं। अब देखो लीनियर मेजरमेंट क्या है, सिंपल, इट इंक्लूड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। ड्रग के अंदर जो स्टार्च ग्रेन होता है ना, क्योंकि प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस करने के बाद स्टार्च ग्रेन बनाता है, वो मतलब कि ग्लूकोज को इकट्ठा करके स्टार्च में बदलता है, और वो छोटे छोटे दाने के रूप में स्टोर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन कहते हैं। अब उस स्टार्च ग्रेन को जब पाउडर हमारे पास है तो स्टार्च ग्रेन भी मौजूद होंगे उसके अंदर। तो स्टार्च ग्रेन का साइज, लेंथ एंड विड्थ, अच्छा सॉरी, साइज ऑफ स्टार्च एंड ग्रेन, लेंथ एंड विड्थ ऑफ फाइबर, अगर कोई फाइबर उसके अंदर मौजूद है, और ट्राइकोम्स का एटसेट्रा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या है, देखो साइज का मेजरमेंट चल रहा है, स्टार्च ग्रेन को नाप लेंगे, फाइबर को नाप लेंगे, ट्राइकोम्स को नाप लेंगे माइक्रोस्कोपिक तरीके से। आगे आते हैं।
द डायमीटर ऑफ स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट इन आइपेकोआना असिस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग इट्स वैरायटी। अब देखो आइपेकोआना का जो स्टार्च ग्रेन होता है ना, उसमें अलग अलग वैरायटी में जो स्टार्च ग्रेन का साइज होता है वो अलग अलग होता है। तो हमें उससे आइडिया लगता है कि अच्छा ये इस साइज का स्टार्च ग्रेन है इस सैंपल में तो ये वाली वैरायटी है, इस साइज का स्टार्च ग्रेन है तो ये वाली वैरायटी है। क्लियर है? द डायमीटर ऑफ स्टार्च ग्रेन इन कैसिया बार्क डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम सिन्नामन एंड डिटेक्ट सेना स्टॉक इन पाउडर ऑफ सेना लीफ। ठीक है ना? तो देखो स्टार्च ग्रेन का जो साइज है वो हेल्प करता है कैसिया बार्क को सिन्नामन बार्क से अलग करने में और डिटेक्ट करने में सेना स्टॉक और पाउडर सेना लीफ। जो लीफ और स्टॉक का जो पाउडर होता है सेना का, उसको उन दोनों में जो स्टार्च का साइज है अलग अलग पाया जाता है। क्लियर है? द साइज ऑफ द स्टोमेटा इन लीव्स ऑफ बरसोमा। अब देखो स्टोमेटा का साइज नाप लिया गया है। स्टोमेटा तो पता है ना, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है ना? स्टोमेटा इन लीव्स ऑफ बरोसमा बेटुलिना डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर स्पीसीज ऑफ बरोसमा। यानी कि ये वाली जो स्पीसीज है, ठीक है, ये जो प्लांट है इसी की और भी वैरायटी पाई जाती है। तो स्टोमेटा का जो साइज है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं और हमको पता चल जाता है क्या कि ये वाली वैरायटी है या नहीं है। द डायमीटर ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम तो पता है ना क्या होता है ना? जो फूड को कैरी करता है प्लांट के अंदर, उसके जो फाइबर से बना होता है। द डायमीटर ऑफ फ्लोएम फाइबर एड्स द डिटेक्शन ऑफ कैसिया। एड्स मतलब हेल्प करता है द डिटेक्शन ऑफ कैसिया इन सिन्नामन, जो कैसिया इन सिन्नामन, ठीक है। एंड द विड्थ ऑफ वेसल हेल्प टू डिटेक्शन ऑफ क्लोव स्टॉक इन पाउडर क्लोव। ठीक है ना? यानी कि जो फ्लोएम फाइबर की अगर हम लोग डायमीटर को नाप लें तो डिटेक्ट करने में कैसिया इन सिन्नामन, सिन्नामन के अंदर कैसिया है कि नहीं है, हम लोग फ्लोएम के फाइबर के डायमीटर को नाप के पता लगा सकते हैं। एंड द विड्थ ऑफ द वेसल, वेसल क्या होते हैं, है ना, जो कैरी करते हैं, पतले पतले पाइप टाइप के नुमा रहते हैं, ठीक है ना, जो क्या कैरी करेंगे, पानी को कैरी करते हैं। विड्थ ऑफ द वेसल हेल्प टू डिटेक्ट क्लोव स्टॉक, क्लोव के स्टॉक को इन पाउडर क्लोव। जो पाउडर क्लोव होगा, है ना, उसमें स्टॉक है या नहीं है, स्टॉक का पाउडर मिक्सअप है या नहीं है, वो हम वेसल्स की हेल्प से पता लगा लेंगे। तो ये सब माइक्रोस्कोपिक है। तो ये क्या था, लीनियर मेजरमेंट, यानी कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं। लीनियर मेजरमेंट का सिंपल सा फंडा क्या रहेगा, यहां पे हम लोग क्या नाप रहे हैं, लेंथ, लंबाई एंड चौड़ाई, लेंथ एंड विड्थ। गोलाई, विड्थ हो गई अपने पास, क्या गोलाई हो गई, चौड़ाई हो गई। तो ये आ गया अपना लीनियर मेजरमेंट। माइक्रोस्कोप की हेल्प से लेंथ और विड्थ को नाप लिया। आगे आते हैं अब डिटर्मिनेशन ऑफ लीफ कांस्टेंट। अब ये लीफ कांस्टेंट क्या चीज है, आओ समझे। इट इंक्लूड स्टोमेटल नंबर, पढ़ेंगे अभी क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स, वीन आइलेट, वीन टर्मिनेशन नंबर एंड पैलिजेड रेशो। यानी कि लीफ कांस्टेंट के अंदर ये सारी चीजें, एक पत्ते के अंदर स्टोमेटा का नंबर फिक्स रहेगा। एक खास प्रजाति के प्लांट में, यानी कि नीम का पत्ता ले लो अगर, तो दुनिया में कहीं भी नीम का पत्ता होगा उसमें स्टोमेटा नंबर फिक्स होगा। उसका स्टोमेटा इंडेक्स कहीं से भी उठा लो सेम मिलेगा, उसके वीन आइलेट सेम मिलेंगे, वीन टर्मिनेशन नंबर सेम मिलेंगे, ठीक है, और पैलिजेड रेशो भी सेम मिलेगा, है ना। अब अगर तुम लोगों को पता हो, नीम जैसा एक और प्लांट होता है हम बकैना बोल देते हैं, हिंदी वाले समझ रहे हो ना, नीम जैसे मिलने वाला एक प्लांट और होता है बकैना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं है। तो उसके पत्ते को, नीम के पत्ते को ऐसे एक बार देखोगे तो सेम लगता है, लेकिन अगर तुम ये चीज उसकी चेक करोगे तो दोनों में अलग अलग दिखाई पड़ने वाले हैं। तो देखो स्टोमेटा नंबर क्या होता है, इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। यानी कि ये लीफ है, ठीक है, तो यहां पर हम लोग पर स्क्वायर मिलीमीटर, एक उदाहरण के लिए मान लो एक हमने यहां से कट किया, तो इतने में पर स्क्वायर मिलीमीटर में कितने स्टोमेटा है ना, नंबर ऑफ स्टोमेटा काउंट कर लेंगे, नंबर ऑफ स्टोमेटा को काउंट कर लेंगे यहां पर, और वो एक एवरेज नंबर होता है, यानी दो तीन जगह से एक एक, मतलब मान लो यहां से कट मारा है, कितना मारा 1 मिलीमीटर का, यहां से कट मारा, यहां से कट मारा, मान लो यहां पर निकल के आए लेट 50, यहां निकल के आए 51, यहां निकल के आए 49, यहां निकल के आए 52, तो हम क्या करेंगे, इनका एक एवरेज ले लेंगे कि लगभग इतने स्टोमेटा पर स्क्वायर मिलीमीटर मिलने हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो स्टोमेटा नंबर बड़ा आसान था। अब स्टोमेटा तो पता होगा ना, स्टोमेटा क्या होता है, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 और O2 का। आगे आते हैं, तो ये स्टोमेटा नंबर को देख के हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोमेटल इंडेक्स। क्या है ये स्टोमेटल इंडेक्स, देखो क्या हो रहा है, इट इज अ परसेंटेज विच द नंबर्स ऑफ स्टोमेटा फॉर्म
टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये एक और चीज आ गई, कहीं ना कहीं उसी से मिलता जुलता है। मतलब नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म, यानी कि लीफ है, ठीक है, कि ये स्टोमेटा मान लो है इसके अंदर, तो नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स मान लो। और ये यहां पर क्या है, एपिडर्मल सेल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से। हर सेल में तो स्टोमेटा होता नहीं है, हर सेल में तो स्टोमेटा नहीं होगा, गैपिंग में रहता थोड़ा सा। तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं और स्टोमेटा कितने हैं, तो स्टोमेटा ऊपर रख देंगे और टोटल एपिडर्मल सेल नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल स्टोमेटा ऊपर कितने हैं, टोटल एपिडर्मल सेल नीचे, वो नीचे आ जाते हैं। फॉर्मूला थोड़ा सा अलग बनेगा, फिलहाल एक बात बता रहा हूं, ठीक है। तो विद नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म, कितने स्टोमेटा फॉर्म हो रहे हैं टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स कितने हैं। ईच स्टोमा बीइंग काउंटेड एज वन सेल, ठीक है ना, हर एक स्टोमा को हम काउंट करेंगे एक सेल की तरह। स्टोमेटल इंडेक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अब सीधा फॉर्मूला देखते हैं, ये डेफिनेशन होगी यहां पर, ये फॉर्मूला याद रखना चाहो तो अच्छी बात है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, S अपॉन E प्लस S इंटू 100, वेयर S इज द नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने स्टोमेटा है, नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल इन द सेम यूनिट एरिया, यानी कि मान लो हम लोग यहां से कट मार लें तो इस कट में कितने स्टोमेटा है और कितने एपिडर्मल सेल है, उनका रेशो कर लेंगे, नीचे इसको प्लस भी करते हैं इस वाले को, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, टिमरमैन 1927 में एंड रॉसन इन 1943 में वर अमॉन्ग्स द फर्स्ट, ये लोग पहले ऐसे थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था लीफ ड्रग फॉर स्टोमेटल नंबर एंड स्टोमेटल इंडेक्स। इन लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टोमेटल इंडेक्स और स्टोमेटल नंबर को काउंट किया था एवोल्यूशन के लिए। बात समझ में आ गई। स्टोमेटल इंडेक्स ऑफ अलेक्जेंडेरियन सेना जो वैरायटी है इज 10 to 15, ठीक है, जो स्टोमेटल इंडेक्स आता है, वेयर एज डेट ऑफ इंडियन सेना इज 14 से 20, है ना, मिला एक। तो इस तरीके से हमको आइडिया लग जाएगा कि ये अलेक्जेंडर सेना है, दोनों का मिक्सअप कर देंगे कि अलेक्जेंडर सेना है या इंडियन सेना है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। आगे आते हैं, वीन आइलेट नंबर। वीन आइलेट, वीन्स तो पता है ना पत्तों में, नहीं पता देखो बता दूं मैं, ये सब वीन्स हैं, देख रहे हो ये पतले पतले, ये मेन क्या है, दिस इज द मिडरिब, बीचा बीच में जो होती है, ठीक है ना। फिर ये क्या है, वीन्स, ये वीन्स हैं, और ये जो महीन महीन यहां से निकलती हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या, वीनलेट, वीनलेट बोल देते हैं, वो बहुत महीन वाले जो हो जाते हैं। मेन मिडरिप, ये वीन्स, और ये और पतले पतले जो महीन महीन यहां से कट मार के निकल रहे हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वीनलेट बोलते हैं। तो इनका भी खेल बड़ा अच्छा है, आओ देखें समझे क्या कह रहा है। वीन आइलेट नंबर क्या, अ वेरी स्मॉल पैच ऑफ फोटोसिंथेटिक टिश्यू, पत्तों में फोटोसिंथेसिस होती है और जो पार्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, मान लो ये पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक फोटोसिंथेसिस का पार्ट बोल देंगे, पैच बोल दिया, ठीक है। इन द लीफ सराउंडेड बाय स्मॉल वीन्स, सराउंडेड बाय, जैसे मान लो ये तो ये सराउंडेड हो रखा है, ये पूरा ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट यानी कि फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट होगा। अब यहां पर आ जाए अगर हम लोग और देख लें तो ये देखो ये तो ये वाला पार्ट पूरी तरफ से कैसे वीन से सराउंड हो रखा है। ये तो थोड़ा मोटा मोटा अंदर और महीन है, वो माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, आगे देखो दिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। तो ये देखो वीन आइलेट, ये जो सबसे महीन, यहाँ पे अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं मैं, तो ये देखो ये अंदर और महीन है, ये अंदर और महीन है, ठीक है ना। तो इतना महीन यहाँ पे देख पाना पॉसिबल नहीं, जब माइक्रोस्कोप देखेंगे तो अंदर ये देखो ये और ये पूरा क्लोज है इस टाइप से, ठीक है ना। तो माइक्रोस्कोप से जब हम लोगों ने इसको देखा तो सबसे लास्ट, सबसे महीन और सबसे जो लास्ट में रहता है, ये देखो वीन 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 पूरा पार्ट कवर कर रखा है, बीच में यहाँ पे क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज हैं। तो इस वाले पार्ट को क्या कहा गया, वीन आइलेट कहा गया। और अंत में कुछ वीन्स ऐसी होती हैं जो ऐसे जाकर के लो खत्म हो गई, मतलब ये किसी को भी कवर नहीं कर रही है, इनका टर्मिनेशन आ गया, अंत आ गया। यहां पे जाके से पाइप कहीं पे जाके खत्म हो जाता ना, तो यहां पे खत्म हो गया, तो इसको कहते हैं वीन टर्मिनेशन कहते हैं इसे हम लोग, क्या कहते हैं, वीन टर्मिनेशन। वीन टर्मिनेशन और वीन आइलेट ये हर एक पत्ते की खासियत है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, ये हर एक पत्ते की क्या है, खासियत है। तो क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वीन आइलेट पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ये काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4, एक स्क्वायर मीटर में कितने वीन आइलेट हैं।
ठीक है, ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिप एंड द मार्जिन। ठीक है, ये मिडरिप हो गया और मार्जिन जो किसी किनारे का पत्ता होगा उसके बीच में कितने हमारे पास क्या है, वीन आइलेट है। ये हर एक प्लांट के पत्ते की खासियत होती है और उसकी उसमें ही जो नंबर होगा उसके लिए फिक्स होगा और किसी में नहीं पाया जाएगा वो नंबर। इट इज अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन स्पीसीज, किसी खास स्पीसीज के लिए क्या रहता है, ये कांस्टेंट होता है ऑफ द प्लांट एंड इज यूज्ड एज ए कैरेक्टरिस्टिक फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एलाइड स्पीसीज। और उससे जो मिलती एलाइड मतलब उससे मिलती जुलती जो उसके भाई बंधु हैं उनसे उनको डिफरेंशिएट करने में लगते एक जैसे हैं, लेकिन हम लोग ये काउंट कर लेंगे तो उनके भाई बंधु वाले जो स्पीसीज हैं, मतलब जो मिलते जुलते स्पीसीज हैं, उनमें वो नंबर नहीं मिलेगा, अलग नंबर मिलेगा। अब क्या कह रहा है, लेविन इन 1929 डिटरमाइन वीन आइलेट नंबर फॉर सेवरल डाइकॉट लीफ। लेविन ने फाइंड आउट किया था। वन एग्जांपल इज वीन आइलेट नंबर ऑफ अलेक्जेंड्रियन सेना। इसके जो वीन आइलेट नंबर है 25 से 29.5 आता है, वेयर एज इंडियन सेना 19.5 से 22.5 आता है, एक एवरेज है ना। हम लोग क्या करते हैं, 3-4 जगह से पार्ट कट करके उनका काउंट करते हैं और एक एवरेज ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो वीन आइलेट नंबर, वीन आइलेट और वीन आइलेट नंबर समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। नाउ वीन आइलेट टर्मिनेशन नंबर, वीन आइलेट टर्मिनेशन है ना, ये वीन आइलेट टर्मिनेशन कितने हैं इनके नंबर। तो अगेन ये इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वीनलेट टर्मिनेशन पर स्क्वायर मिलीमीटर। कितने 1 2 3 4 कितने टर्मिनेट हो रहे हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर में ऑफ द लीफ सरफेस मिडवे बिटवीन द मिडरिप एंड द मार्जिन। मिडरिप और मार्जिन के बीच में कितने आ रहे हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर में, हम लोग चेक कर लेंगे। अब वीन टर्मिनेशन इज द अल्टीमेट फ्री टर्मिनेशन ऑफ वीनलेट। ये फ्री टर्मिनेशन होता है किसी भी वीनलेट का। क्लियर है। हॉल एंड मेलविल इन 1951 डिटरमाइंड द वीनलेट टर्मिनेशन नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इंडियन एंड अलेक्जेंड्रियन सेना। ठीक है ना, काउंटिंग आसान थी तो इनको इजीली ले लिया जाता था और इनके ऊपर ही क्या किया जाता था, एक्सपेरिमेंट किया जाता था। क्लियर है बातें यहां तक। नाउ पैलिजेड रेशो। अब ये पैलिजेड रेशो क्या होता है, पत्ते को अगर तुम काटोगे, देखो पत्ता है ये, इसे कट करोगे तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट ये रहा, तो ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, इसके बीच में सेल्स होते हैं। अब जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिस तरफ धूप पड़ती है वहां देखो क्या रहेगा, सेल्स जो है ना बहुत क्लोज लगे रहते हैं इस टाइप से, देखो क्लोज क्लोज क्लोज, इनको हम कहते हैं पैलिजेड। ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा होता है मीजोफिल। ऊपर वाले सेल्स को कहा जाता है क्लोज क्लोज लगे हुए हैं, ये सारे क्लोज क्लोज लगे हुए हैं, इनको कहते हैं पैलिजेड सेल्स कह लो या पैलिजेड मीजोफिल कह लो। और ये जो दूर दूर हैं इनको हम स्पॉन्जी मीजोफिल कहते हैं। ये नीचे स्टोमेटा होते हैं जहां से हवा और वो पास होती है। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर समझ में आया। पैलिजेड किसको कहा जाएगा, पैलिजेड एक सेल के नाम है जो काफी क्लोज लगे रहते हैं ऊपर की तरफ। ये सबसे ऊपर के सेल एपिडर्मिस, उसके ऊपर क्यूटिकल होती है। थोड़ा बहुत अगर स्ट्रक्चर याद होगा एनाटॉमी का तो बात समझ में आ रही होगी। ये क्यूटिकल है, सबसे ऊपर के जो परत होती है एपिडर्मिस, उससे लगे हुए सेल्स जो क्लोज लगे हुए हैं, ये पैलिजेड हो गया। ये नीचे की सबसे नीचे की परत, उससे लगे हुए सेल्स काफी दूर होते हैं, देखो गोल से, इनको स्पॉन्जी कहा जाता है। अगर पैलिजेड क्लियर हो गया तो बस वेरी सिंपल, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिजेड सेल बीनीथ ईच एपिडर्मल सेल। एक सेल के नीचे देखो यहां पे काउंट करें, अगर ये वाला सेल है तो 1 2 और ये सेल कुछ ऐसा होगा अंदर तक, इसके नीचे और होगा 3 4। एक एपिडर्मिस सेल के नीचे एवरेज कितने सेल पाए जाते हैं, किसी में 4 मिलेंगे, किसी में 10 मिलेंगे, किसी में 5 मिलेंगे। हर एक प्लांट के पत्ते में ये अलग अलग होगा, यानी कि सभी के सभी नीम के पत्तों में एक जैसा होगा, सभी पीपल के पत्तों में एक जैसा होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से इट इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ पैलिजेड सेल बीनीथ, मतलब नीचे ईच एपिडर्मल सेल, हर एक एपिडर्मल सेल के नीचे, एक सेल के नीचे लगभग कितने पैलिजेड सेल पाए जा रहे हैं। अनलाइक वीन आइलेट नंबर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विच एन अनब्रोकन पोर्शन। अब कह रहा है नॉट लाइक, अनलाइक मतलब नॉट लाइक, वीन आइलेट नंबर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ विच एन अनब्रोकन पोर्शन ऑफ द लीफ इज रिक्वायर्ड। है ना, हमको वीन को काउंट करना है तो हमें पत्ता कैसा चाहिए, एकदम सजा हुआ पत्ता चाहिए, अनब्रोकन पत्ता होना चाहिए। बट पैलिजेड रेशियो कैन बी डिटरमाइंड विद द पाउडर ड्रग। इसको हम लोग पाउडर ड्रग के साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट सेल वाला पार्ट होता है तो पाउडर ड्रग के साथ भी ये कैलकुलेट हो जाता है। द टेक्निक ऑफ पैलिजेड रेशियो डिटरमाइंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉर्निंग एंड वीज 1925 में इन देयर स्टडीज ऑन कंपोजिटे। जो कंपोजिटे फैमिली पे ये लोग क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब इन्होंने पहली बार ये वाली टेक्निक को निकाला। क्लियर है बातें। अब देखो एक और चीज मजेदार आ गई, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी। तो ये सारे तरीके क्या है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हो रहे हैं, है ना। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं
कि क्या करना है हमको यहाँ पर, इसका एक फ्लो चार्ट बना लोगे इस टाइप से, किसके अंदर क्या क्या है, किसके अंदर क्या क्या बातें आ रही हैं, इस टाइप से एक फ्लो चार्ट बना लोगे, जिससे क्या है पहले एक डाटा सेट हो जाए दिमाग में कि किसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। क्लियर है। नाउ क्वांटिटी, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपी, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड, काफी फेमस है, ठीक है, समझते हैं इसको। अब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड में क्या है, सिंपल सी बात को समझना, लाइकोपोडियम के स्पोर को अलग अलग देखना, इसकी 2-3 कुछ खासियत हैं, सब इसमें आ जाएंगी। एक तो इसके सारे स्पोर्स, स्पोर मतलब इसको ऐसे समझ लो कि पाउडर जो होता है ना, पाउडर नुमा इसके स्पोर पाए जाते हैं लाइकोपोडियम के, और सारे के सारे स्पोर्स, दाने जो होते हैं इसके महीन वाले, वो एक तार होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है, मान लो मैंने 1 मिलीग्राम को वेट कर लिया, तो इसमें रेशो आएगा एक, लगभग कितने होते हैं इसके अंदर, 94,000। 1 मिलीग्राम के अंदर अगर मैं माइक्रोस्कोप में उसके दाने काउंट करने लग जाऊं तो वो कितने मिलेंगे मेरे को, 94,000। तो कितना आसान हो गया। अब मैं तुमसे कहूं कि नहीं मैंने दाने काउंट किए, यानी कि अगर तुम्हारे पास कितना है 2 मिलीग्राम क्या होगा लाइकोपोडियम होगा, तो उसके अंदर इसके दुगने स्पोर होने चाहिए। अगर दुगने स्पोर नहीं मिलते हैं मतलब मिलावट है। कितना आसान काम है ना। तो यही तरीका यहाँ पे फॉलो होने वाला है। बात समझ में आ गई। हम लोगों को एक फिक्स अमाउंट पता है, इतने में इतना होता है, तो इतने ग्राम में इतने स्पोर होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एम्प्लॉयड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है ना। क्रूड ड्रग के आइडेंटिफिकेशन में ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन केमिकल एंड फिजिकल मेथड आर इनएप्लीकेबल, जब केमिकल और फिजिकल मेथड समझ में नहीं आते हैं, कर नहीं पा रहे काम को, तो हम लोग इस तरीके को अपनाते हैं। यूजिंग दिस, इसको इस्तेमाल करके वन कैन डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का प्रोपोर्शन को डिटरमाइन कर सकता है, प्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ द माइक्रोस्कोप यूजिंग द लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। किसी भी ड्रग को अगर हमें चेक करना है कि उसके अंदर है ना क्वांटिटेटिव, यानी कि कितना है, पता चल जाता है। तो इस मेथड को इस्तेमाल करके हम लोग कितना प्रोपोर्शन ऑफ सब्सटेंस उसके अंदर है हम लोग चेक कर सकते हैं। अब क्या है, लाइकोपोडियम के बारे में थोड़ी बात कर लें। लाइकोपोडियम इज कंपोज्ड ऑफ स्पोर्स ऑफ लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम में हम लोग किसके स्पोर को लेते हैं, लाइकोपोडियम क्लेवेटम के स्पोर को लेते हैं। द स्पोर्स आर एक्सेप्शनली यूनिफॉर्म, मतलब जिसे कहते हैं एक्सेप्शनली, मतलब होता नहीं जनरली ऐसे कि सारे स्पोर एक जैसे हो, एक समान हो, सारे दाने एक समान। इसमें सारे दाने एक समान और सबकी वैल्यू कितनी होती है 25 माइक्रोमीटर की, सब एक समान गोल होते हैं। एंड द शेप इज टेट्राहेड्रल, गोल तो नहीं है, टेट्राहेड्रल, 4 से कुन्ने से निकले रहेंगे, ठीक है। इनका शेप कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल, सो दैट वन कैन ऑलवेज नो दैट अ डेफिनेट नंबर ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर वेट ऑफ लाइकोपोडियम। तो अब यहां से हमारे लिए बड़ा आसान है कि एक पर्टिकुलर वेट में, जैसे कि 1 मिलीग्राम में जो नंबर ऑफ स्पोर्स है लाइकोपोडियम के वो फिक्स होंगे। कितने पाए गए, 94,000। ऑन एन एवरेज 94,000 स्पोर्स आर प्रेजेंट पर मिलीग्राम ऑफ पाउडर। लाइकोपोडियम के 1 मिलीग्राम पाउडर में कितने पाए गए, 94,000 स्पोर्स पाए गए। यूजिंग दिस फिगर, इसको इस्तेमाल करते हुए वन कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ एनी नंबर ऑफ स्पोर्स अंडर एनी कंडीशन अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना। इसको हम डाटा को इस्तेमाल कर लेंगे। कोई कहेगा बताओ भैया 2 मिलीग्राम में कितना होगा, हाफ मिलीग्राम में कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे अपना फटाफट, है ना, मैथ्स लगा करके फॉर्मूला। अब देखो आगे आते हैं। अब पाउडर ड्रग इज एवोल्यूटेड बाय दिस टेक्निक। कोई भी पाउडर ड्रग है, हम इस टेक्निक को लगा करके उसे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ इट कंटेन, अगर उस पाउडर ड्रग में ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए। वेल डिफाइंड पार्टिकल विच मे बी काउंटेड, पार्टिकल कैसे होने चाहिए, एकदम अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं कि चिपकते हुए पार्टिकल हो। वेल डिफाइंड पार्टिकल होने चाहिए जिनको हम काउंट कर सके। फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन, स्टार्च ग्रेन किसी के अंदर कितने हम इसकी तरह क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सिंगल लेयर्ड सेल्स और टिश्यू द एरिया ऑफ विच मे बी ट्रेस्ड, सिंगल लेयर्ड सेल होने चाहिए या टिश्यू होने चाहिए जिनका एरिया हम लोग क्या कर सके, ट्रेस कर सके, नाप सके। अंडर सुटेबल मैग्निफिकेशन, मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर उसको नाप सके। द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर अंडर सुटेबल मैग्निफिकेशन, और जिसकी लेंथ को हम नाप सके, ऐसी भी लेंथ ना होगी नाप ही ना पाए, ठीक है। एंड एक्चुअल एरिया कैन बी कैलकुलेट, और फिर कितना एरिया कैलकुलेट कर रहा है, कितना एरिया घेरेगा, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर सके। तो ये 3 क्वालिटी अगर किसी पाउडर ड्रग के अंदर है तो हम उसके ऊपर लाइकोपोडियम वाला मेथड लगा करके, यूज करके उसे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, अडल्ट्रेटेड स्टार्ची ड्रग, अगर कोई स्टार्ची ड्रग है और वो मिलावट हो रखी है उसके अंदर, कैन बी डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन पर मिलीग्राम। हम क्या करेंगे, 1 मिलीग्राम में नंबर ऑफ स्टार्च ग्रेन काउंट कर लेंगे। एंड कैलकुलेटिंग द अमाउंट फ्रॉम नोन नंबर ऑफ
स्टार्च ग्रेन पर मिलीग्राम ऑफ द प्योर स्टार्च और स्टार्ची मटेरियल। अब जो प्योर का काउंट कर लेंगे, मिलावट वाले का काउंट कर लेंगे, देख लेंगे भैया प्योर है या नहीं है। वेरी सिंपल। आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, 10 इफ स्पेंट जिंजर, स्पेंट जिंजर का मतलब है ऐसी जिंजर जिसके अंदर से हमने क्या कर लिया है, उसका अर्क खींच लिया। अर्क मतलब जिंजर को ऐसे निचोड़ दिया, समझो कि ऐसे निचोड़ दिया तो उसका अंदर सारा केमिकल बाहर आ गया। अब जिंजर बची है केवल, उसके अंदर केमिकल तो कुछ नहीं है। ऐसी जिंजर को क्या कहा जाता है, स्पेंट जिंजर इज द अडल्ट्रेंट। ये क्या होती है, अडल्ट्रेंट होती है। भाई मेन केमिकल तो निकाल लिया, केवल जिंजर ऊपर का बस फालतू चीजें बची हुई हैं, ठीक है, उसको हमने मिला दिया अच्छी जिंजर के साथ। वन नोज दैट जिंजर कंटेन 286,000 स्टार्च ग्रेन पर मिलीग्राम। हमको पता है कि 1 मिलीग्राम में जिंजर के अंदर कितने होते हैं, 286,000 स्टार्च ग्रेन पर मिलीग्राम। एंड द अमाउंट यूज्ड एज एन अडल्ट्रेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फिगर। और हम लोग कितना अमाउंट ऑफ अडल्ट्रेंट मिलाया गया है इस फिगर को देखते हुए कैलकुलेट कर लेंगे। हर किसी का ये अलग होता है, हर किसी के अंदर जो स्टार्च की काउंटिंग होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमने एक किसका ले लिया, स्पेंट जिंजर का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको चाहो तो याद करना, चाहो तो याद ना करना, समझ लो लेकिन कैसे करते हैं। द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ऑथेंटिक पाउडर जिंजर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन लगा देंगे हम लोग, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग, कि ड्रग कितना प्योर है। एन डब्ल्यू इंटू 94,000 लाइकोपोडियम वाला यूज करते हुए इंटू 100, एस इंटू एम इंटू पी। पी की क्या वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू रहेगी पी की, ठीक है ना। हर किसी के लिए अलग अलग होगी, जो ड्रग होगा उसके लिए पी की वैल्यू अलग हो जाती है। वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। एन क्या है, हम लोग किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल ले लें, स्टार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन 25 फील्ड्स, एक्चुअली क्या होता है, हम अलग अलग 25 फील्ड से निकालते हैं चीजों को, है ना, जिससे कि हमें क्या रहे, एक आइडिया लग जाए। 25 फील्ड से अलग अलग उठा करके हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तभी हम लोग क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं आगे जाकर के। वेट इन mg ऑफ लाइकोपोडियम टेकन, लाइकोपोडियम कितना लिया है उसका वेट। एस इज द नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर्स इन द सेम 25 फील्ड, उसी 25 फील्ड में जो लाइकोपोडियम हमने ग्रो करवाई या जो ली हमने वहां से, उसी 25 फील्ड की होनी चाहिए। m इज इक्वल टू वेट इन mg ऑफ द सैंपल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्राइड एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड। m इज द वेट ऑफ सैंपल, सैंपल का वेट जिसको हम सुखा लेते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेक्निक में बहुत ज्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करना, जस्ट एक फॉर्मूला है उसके, तो वो बता दे रहा हूं उसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। P इज द 286,000 इन द केस ऑफ जिंजर स्टार्च ग्रेन पाउडर, जब जिंजर का ले रहे हैं तो उसकी केस की बात हो रही है। इफ द मटेरियल इज वन फॉर विच अ कांस्टेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर कोई मटेरियल ऐसा है कि कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है, इट इज नेसेसरी टू बी डिटरमाइंड वन बाय द प्रिलिमिनरी एक्सपेरिमेंट। पहले एक्सपेरिमेंट करके ये कांस्टेंट पता लगाना हमारी पहली जिम्मेदारी होगी, फिर उसको हम यहां लगा देंगे, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ड्रग हमको मिल जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग, तरीका किसमें आया था, ये माइक्रोस्कोपी वाले तरीके में आया था। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एवोल्यूशन, ठीक है। केमिकल एवोल्यूशन बात समझ में आ रही होगी, यहां पे सारी बातें किसकी होने वाली है, केमिकली होने वाली है, केमिकल से रिलेटेड, ठीक है। द केमिकल एवोल्यूशन इंक्लूड्स क्वालिटेटिव, क्वालिटी केमिकल टेस्ट, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, क्वांटिटी, यानी कि यहां पे हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए टेस्ट करते हैं। केमिकल ऐसे करेंगे, केमिकल ऐसे में क्या होता है, उसकी मतलब केमिकल ऐसे में ये दोनों ही चीजें आ जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करना केमिकल ऐसे आ जाता है। एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, जब एनालिसिस में एनालिसिस करने के लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेने पड़े तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। वेरी सिंपल, जैसे क्रोमेटोग्राफी होती है अपनी, उसमें खास इंस्ट्रूमेंट का हमें यूज करना रहता है, तो ऐसी एनालिसिस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस। नाउ द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि काम करता है एज अ मेडिसिन, आर केमिकल मेथड ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है ना। द आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर द केमिकल मेथड ऑफ, मतलब हम आइसोलेट करना, प्यूरिफाई करना, आइडेंटिफाई करना ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट आर द केमिकल मेथड ऑफ एवोल्यूशन। ये किस कौन से मेथड से हो जाते हैं हमारे पास, केमिकल मेथड से हो जाते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड, जब हमें क्वालिटी को पता करना है, इसके अंदर कौन कौन आएगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर वेरियस फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट लाइक अल्कोलाइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन एटसेट्रा, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है ऑफ, ठीक है। तो क्वालिटेटिव चेक करने के लिए जो टेस्ट करने पड़ते हैं उसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर। कॉपर एसीटेट यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कोलोफनी प्रेजेंट एज एन अडल्ट्रेंट फॉर रेजिन्स, बल्सम एंड वैक्सेस, ठीक है ना। हम लोग डिटेक्ट किसको करते हैं, कोलोफोनी को, किसके करेंगे, कॉपर एसीटेट की से ट्रीट करा करके। हॉलफेंस टेस्ट फॉर कॉटन सीड ऑयल एंड
बाउडोइन्स टेस्ट फॉर सीसम ऑयल इन ऑलिव ऑयल, यानी कि कॉटन सीड ऑयल और सीसम ऑयल अगर ऑलिव ऑयल में मिला हुआ है तो कॉटन सीड को चेक करने के लिए हॉलफिन्स टेस्ट करेंगे और सीसम ऑयल को चेक करने के लिए बाउडोइन्स टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट के नाम है डायरेक्ट, तो ये सब केमिकल ही हो रहा है ना, केमिकल की हेल्प से करें तो केमिकल टेस्ट हो गया। तो क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटेटिव टेस्ट के अंदर टेस्ट आ गए सारे। द टेस्ट विद एसिटिक एंड नाइट्रिक एसिड फॉर गुर्जिन बल्सम इन कोपोइबा, वेन आर्क्स रिएजेंट फॉर एर्गट, एर्गट के लिए वेन आर्क रिएजेंट होता है। विटालिस मॉरिन्स रिएक्शन फॉर ट्रोपेन अल्कोलाइड के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन इस्तेमाल करते हैं स्टार्च के लिए, और मुरेक्साइड टेस्ट फॉर प्यूरिन बेसिस एटसेट्रा। तो इसमें से कोई भी 2-4 अपने याद कर लोगे और एग्जाम्पल में लिख दोगे। तो क्वालिटेटिव टेस्ट यानी कि सिंपल सी बात है, जब हमको केमिकल की हेल्प से हम लोग एवोल्यूशन करेंगे तो केमिकल एवोल्यूशन हो गया। ये सारी बातें उसके अंदर आ रही हैं हमारे पास। आगे आते हैं क्वांटिटेटिव केमिकल। अब यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है, ये सब बातें किसकी थी? क्वालिटी। हमने क्वालिटी देख रहे थे प्योर है या नहीं है। क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट सच एज एसिड वैल्यू, ठीक है ना, सपोनिफिकेशन वैल्यू जो बल्सम्स के लिए होता है, एसिड वैल्यू जो कि रेजिन्स और बल्सम्स के लिए दोनों के लिए है। ईस्टर वैल्यू चेक करते हैं बल्सम वोलेटाइल ऑयल के लिए, एस्टाइल वैल्यू वोलेटाइल ऑयल के लिए एटसेट्रा। और आल्सो यूजफुल इन एवोल्यूशन ऑफ ए ड्रग बाय मींस ऑफ केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें भी क्या इस्तेमाल हो रहा है? केमिकल इस्तेमाल हो रहा है। अब इनकी डिटेल में नहीं जाना, हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्वांटिटेटिव टेस्ट ये है और केमिकल टेस्ट ये है। क्लियर है? आगे आते हैं केमिकल एसेस, जिसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं। इंक्लूड एसे फॉर एल्कोलाइड, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ग्लाइकोसाइड, विटामिन्स और अदर कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यानी कि कह रहा है इन सब के लिए भी केमिकल टेस्ट मौजूद हैं, एसे मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल द एसे ऑफ टोटल एल्कोलाइड इन बेलाडोना हर्ब, इसके लिए एसे मौजूद है। द टोटल एल्कोलाइड एंड नॉन फिनोलिक एल्कोलाइड इन आइपेक्वाना, आइपेक्वाना के अंदर कितना एल्कोलाइड है, ठीक है, और नॉन फिनोलिक एल्कोलाइड है, उसके लिए हम बायो एसे केमिकल एसे कर सकते हैं। The alkaloid strychnine in Nux vomica, the resin in jalap and the vitamins in cod liver oil। तो कितनी है ना क्वालिटी और क्वांटिटी, किसके अंदर कितनी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? केमिकल ऐसे बोल दिया जाता है इसको। जब दोनों चीजें एक साथ कंबाइंड होती है, यानी कि कंप्लीट केमिकल जिसे कहते हैं एनालिसिस, दैट इज कॉल्ड। किसी भी टाइप की जो केमिकल, चाहे क्वालिटेटिव हो चाहे क्वांटिटेटिव हो, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ऐसे के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Now the instrumental analysis. Instrumental analysis are used to analyze the chemical group of phytoconstituent। हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ताकि केमिकल ग्रुप कौन सा है, जो फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल प्लांट के अंदर पाया गया है, उसका केमिकल ग्रुप को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस करते हैं यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। दो मेथड होते हैं, दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे आते हैं, बड़े फेमस हैं, क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स इंक्लूड पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, क्रोमेटोग्राफी तुम लोगों का शायद होगा अभी, और हम लोग आगे जब जाएंगे तो डिटेल में ही पढ़ेंगे इसके बारे में। गैस क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड इंक्लूड अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड जिसके अंदर इंफ्रारेड का इस्तेमाल होगा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास का इस्तेमाल होता है, एंड न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सभी मेथड में डिटेल में हमें नहीं जाना है। यहाँ पे आगे जाकर के तुम्हारे पास जो क्रोमेटोग्राफिक मेथड में पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, ये हम लोगों को डिटेल में पढ़ना रहेगा। और शायद एक और है जो हम देख लेंगे आगे जाके लेक्चर में। ठीक है, जब पढ़ेंगे उसे तो ये और डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी के कौन कौन से मेथड है यहाँ दे रखे हैं, कोई भी एक एक दो याद कर लो, सफिशिएंट है। क्लियर है? तो इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में वी यूज इंस्ट्रूमेंट। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं फिजिकल एवोल्यूशन की। ठीक है, मैंने कहा था लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, जिसको हल्की भी नींद आ रही हो या स्लीपी लग रहा हो, तुरंत जाए वीडियो पॉज करे और मुंह पे पानी डाले। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, रेस्ट ले लो फटाफट 2 मिनट का। ओके, पी लिया पानी वानी, धुल लिया मुंह, स्टार्ट करें। चलो, फिजिकल इवोल्यूशन। फिजिकल मतलब क्या रहेगा? उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाएगा, है ना। एक फिजिकल में ये भी आता है टच और उसका टेक्सचर वगैरह। यहाँ पे थोड़ा सा फिजिकल में क्या रहेगा, जैसे सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज चेक करेंगे यहाँ पर। तो क्या कर रहे हैं, और ये हर किसी ड्रग के लिए यूनिक होता है, किसी भी 2 ड्रग का सेम नहीं होगा। इन क्रूड प्लांट एवोल्यूशन फिजिकल मेथड्स आर ऑफन यूज, ऑफन मतलब अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है देखेंगे अभी। ऑप्टिकल रोटेशन, विस्कोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट,
ठीक है, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ फाइबर इलास्टिसिटी एंड अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हर्ब मटेरियल। तो ये सारी चीजें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती हैं, फिजिकल एवोल्यूशन में आती हैं। और बारी बारी से समझते हैं क्या है। अब सॉल्युबिलिटी तो सब लोग समझते हो कि वो चीज सॉल्युबल है या नहीं है, या सॉल्युबल है तो किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। जैसे कि ड्रग स्पेसिफिक बिहेवियर टुवर्ड्स सॉल्वेंट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। ड्रग का जो स्पेसिफिक बिहेवियर है टुवर्ड्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए उसका स्पेसिफिक बिहेवियर है। कोई पानी में डिसॉल्व होगा, कोई अल्कोहल में, कोई पेट्रोल में, कोई ईथर में। तो कौन सा ड्रग किस में डिसॉल्व होता है, ये उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। दिस इज यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ मैनी ऑयल्स, ऑयली रेजिन्स एटसेट्रा, है ना, कई सारे, या फिर यहाँ पे सिंपल लिख देंगे हम लोग, दिस इज यूजफुल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ मैनी ड्रग्स, ऐसे लिख दो, है ना, थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगा लोगे। ठीक है, आगे आते हैं एग्जाम्पल। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कोलोफोनी इन लाइट पेट्रोलियम, ये लाइट पेट्रोलियम में सॉल्युबल होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बल्सम ऑफ पेरू इन सॉल्यूशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट, ये क्लोरल हाइड्रेट में सॉल्युबल होता है। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैस्टर ऑयल इन हाफ इट्स वॉल्यूम ऑफ लाइट पेट्रोलियम एंड द टर्बिडिटी प्रोड्यूस विद द 2 वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि कैस्टर ऑयल मान लो हमने 50 ml लिया, तो ये 25 ml पेट्रोलियम लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। बट अगर हमने उसका 2 वॉल्यूम ले लेंगे, यानी कि 100 ml ले लेंगे, तो ये सोल्यूशन को सॉल्वेंट कैसा बना देगा, टर्बिड बना देगा, मटमैला टाइप का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ बल्सम ऑफ पेरू इन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल, यानी जितना वॉल्यूम बल्सम का लेंगे उतना ही अल्कोहल ले लेंगे, जो कि 90% है, ठीक है ना, तो उसमें क्या करेगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा। एंड द प्रोडक्शन ऑफ टर्बिडिटी विद द लार्जर वॉल्यूम, अगर हमने उससे ज्यादा वॉल्यूम ले लिया तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। कैस्टर ऑयल इज सॉल्युबल ओनली इन 3 वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल, जो कैस्टर ऑयल है उससे 3 गुना ज्यादा जब हम 90% अल्कोहल को लेते हैं तो उसके अंदर सॉल्युबल होगा, उससे कम में सॉल्युबल नहीं होगा। वाइल द अडल्ट्रेटेड फॉर्म इज शोज गुड सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल, साधारण अल्कोहल में जो अडल्ट्रेटेड फॉर्म होती है, मिलावट वाला रूप होता है, मिलावटी कैस्टर ऑयल होता है, वो नॉर्मली अल्कोहल में क्या होता है, फटाफट सॉल्युबल हो जाता है। अल्कोलाइडल बेसिस आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड अल्कोलाइडल साल्ट्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब बेंजीन वगैरह जैसे कि अपना, और सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, है ना। पोलर सॉल्वेंट में कौन आ गया, अपना वाटर आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या देखते हैं, अलग अलग ड्रग की अलग अलग सॉल्वेंट में क्या सॉल्युबिलिटी है। तो यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रग हम ले रहे हैं वो वही वाला ड्रग है या नहीं है। ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले बात कर सके, जिन लोगों को नहीं पता वो मैं बता दूं। होता क्या है, अगर मैं किसी ड्रग को पानी में घोल दूं, है ना, सॉल्यूशन बना दूं, मैं ड्रग का सॉल्यूशन है, और यहां से मैं एक लाइट पास कराऊं, ये जो लाइट है बेटा, ठीक है, ये जो लाइट होती है, दिस इज प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना। जो बच्चे अभी 12th करके आ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। जो लोग भूल चुके हैं तो बता दूं मैं, लाइट के 2 वो होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है लाइट के पास। लाइट के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या याद आया ये वाला ग्राफ, है ना, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है मैग्नेटिक फील्ड, इन 2 से मिलकर बनी होती है लाइट। जब हम इसको एक खास क्रिस्टल, यानी कि एक क्रिस्टल होता है जिसको हम कहते हैं निकोल प्रिज्म, क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म से पास कराते हैं, तो एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कट जाती है, मतलब रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, केवल एक ही फील्ड यहां से पार हो पाती है। तो ये वाली लाइट क्या कहलाती है, प्लेन पोलराइज लाइट, एक ही प्लेन में रह गई, अब ये वाला पार्ट कट गया। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जब हम सोल्यूशन से गुजारते हैं तो इसकी एक खासियत होती है कि ये लाइट या तो लेफ्ट रोटेट कर जाएगी या राइट रोटेट कर जाएगी। जैसे कि लाइट यहां से पास कराई हमने, ठीक है, हम इसी डायरेक्शन में देखें तो लाइट या तो लेफ्ट चली जाएगी या यहां से राइट चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने ये लाइट पास कराई तो यहां से लाइट अगर लेफ्ट चली गई, यहीं से देख रहे हैं हम, यहीं से लाइट पास कराई, यहीं से लाइट जा रही है। यहां से अगर लाइट लेफ्ट रोटेट कर गई है, आगे सोल्यूशन रखा हुआ है, इसमें से जाने के बाद लाइट अगर लेफ्ट रोटेट कर गई तो लिवर रोटेटरी, लाइट अगर राइट रोटेट कर गई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्लियर है, ठीक है ना। तो जिन ड्रग के पास ये प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिक मतलब लाइट को रोटेट कर दिया, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। क्लियर है, आगे आते हैं। तो कह रहा है व्हेन अ सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सब सब्सटेंसेस आर सेड टू बी
ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये प्रॉपर्टी भी हम लोग चेक कर सकते हैं जिसके अंदर ये होती है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। द एनेंशियोमर्स दैट रोटेट लाइट टू राइट, एनेंशियोमर मतलब एक ही सब्सटेंस के दो रूप होते हैं, एक सब्सटेंस लाइट को लेफ्ट रोटेट कराएगा और वही सब्सटेंस थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से राइट को राइट रोटेट करा देता है। तो ऐसे दो एक सेम सब्सटेंस को, जैसे कि मान लो अब क्या है यहां पर CHClBr, और एक ले लेते हैं हम लोग आयोडीन, है ना, तो IBrH और Cl। अब इसका फॉर्मूला तो यही है, अब इसी को मैं ऐसा लिख दूं, यहां पर I हो गया, यहां पर H हो गया, यहां पे Cl हो गया, यहां Br हो गया, तो अरेंजमेंट चेंज होगी लेकिन फॉर्मूला सेम है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स 3D में। तो ऐसो को हम लोग क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एनेंशियोमर्स, है ना, आइसोमर ना बोल करके एनेंशियोमर बोला गया। क्यों, क्योंकि ये लाइट के ऊपर असर डाल रहे हैं, आइसोमर नहीं बोला गया इसीलिए, ठीक है ना। तो द एनेंशियोमर दैट रोटेट लाइट टू राइट और क्लॉकवाइज, ठीक है ना, राइट को या क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। व्हेन व्यूइंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की ही डायरेक्शन में देखो और ये क्लॉकवाइज ऐसे घुमा दे, है ना, इस तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डी और प्लस से डोनेट करते हैं, किसे डोनेट करते हैं, प्लस से, या प्लस एनेंशियोमर बोल देते हैं इसको हम लोग, क्लियर है। एंड द एनेंशियोमर दैट रोटेट लाइट टू द लेफ्ट और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, यानी कि ऐसे देख रहे हैं और लाइट को ऐसे चला गई लाइट, यानी कि लेफ्ट साइड में, इज कॉल्ड लिवोरोटेटरी। एल और माइनस एनेंशियोमर, ठीक है ना, प्लस और माइनस एनेंशियोमर यहां से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से बनते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ड्रग दिस प्रॉपर्टी आर यूकलिप्टस ऑयल 0 डिग्री से +10 डिग्री रोटेट करवाता है, हनी +3 से -15 डिग्री, और चिनोपोडियम ऑयल -30 से -80 डिग्री लाइट रोटेट हो जाती है। क्लियर है, बात समझ में आई। तो यहां पर कुछ बातें फिजिक्स की आने लगी है। अब नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये तो पता ही होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, याद है, नहीं याद है, मान लो ये क्या है, वाटर, ठीक है ना, दिस इज नॉर्मल। देखो कुछ बच्चों को फटाक से याद आ जाएगा, एक लाइट आती है मेरे पास और जाना चाहिए था स्ट्रेट लाइट को, बट ये क्या कर रही है, बेंड हो गई, है ना, तो ये क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां पे क्या होता है, म्यू ऑफ ये मान लो मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर। याद आई फिजिक्स, दिस इज द म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां पे इसका काम नहीं है, बस बता रहा हूं मैं, इस तरह से तुम लोगों ने पढ़ाई की होगी तो याद दिला रहा हूं तुम लोगों को मैं। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि लाइट की रफ्तार, अगर मैं इसको लाइट की रफ्तार के टर्म में लिखूं तो यहां पर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कुछ भी हो सकता है, ऑयल, पानी, ग्लास। तो जब एक लाइट एयर से या वैक्यूम से किसी मीडियम में घुसती है तो उसकी रफ्तार जो होती है बदल जाती है, बल्कि यूं कहूं कि धीमी पड़ जाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके क्या निकालते हैं, म्यू, और हर किसी का म्यू अलग होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट। ये वो प्रॉपर्टी है जो लाइट की स्पीड को चेंज कर देती है। कंप्यूटेड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, उस मटेरियल से जब गुजरेगा, इसका जो रेशियो होता है यही क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर हम बात करें तो कैस्टर ऑयल के लिए इसकी वैल्यू 1.4 टू 1.5, क्लोव ऑयल के लिए 1.5 टू 1.535 तक इसकी वैल्यू आती है। क्लियर है, बातें समझ में आ रहा है, मजा आ रहा होगा। अरे क्या खुल गया, बंद कर दें इसे, आगे आता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर ले, ये भी एक प्रॉपर्टी जो हम लोग चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इट इज आल्सो नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, किसी के रेस्पेक्ट में। हम लोग क्या कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। मान लो हमने 1 ग्राम क्या ले लिया, कोई ड्रग ले लिया, ठीक है ना, रेशियो ऑफ द मास ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू द मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर, और नीचे हम लोग क्या ले लें, उतना ही मास ले लें, किसका, 1 ग्राम मास ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। यही क्या आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। ये फिक्स होती है हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, हर किसी ड्रग के उसके लिए क्या रहेगी, ये फिक्स रहेगी। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहां पर,
ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी और ड्रग्स आर, कॉटन सीड के लिए 0.88 से 0.93 होता है, कोकोनट ऑयल के लिए 0.925, कैस्टर ऑयल के लिए 0.95 से तक इसकी वैल्यू रहती है। तो ये भी एक क्या है, हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करके क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे पास ड्रग में मिलावट है या नहीं है। देख लो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, समझते चलो, केवल अभी बाद में इसको समराइज करना है तुम लोगों को, जैसे कि मैंने समझा रखा है अपनी लाइव क्लासेस में कि किस तरीके से फ्लो चार्ट को क्रिएट करना है, किस तरह से बनाना है। नहीं समझ में आएगा तो हम लोग इसको लाइव क्लास में देख लेंगे अपनी, ठीक है ना। आगे आते हैं, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड टू फ्लो, है ना। विस्कोसिटी क्या होता है, उसको चलने में दिक्कत पैदा होना। पानी बहुत आसानी से बहता है, ठीक है, घी को फैलाओ या तेल को फैलाओ थोड़ा धीमा चलता है, और वहीं शहद ले लो तो बहुत धीमा चलता है, यानी कि चल ही नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसका विरोध हो रहा है, ठीक है ना। तो गाढ़ापन, विस्कोसिटी को हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बात करें तो गाढ़ापन। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। हम जिस टेम्परेचर पर विस्कोसिटी को नाप रहे हैं वही टेम्परेचर पर नापेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी बदल जाती है, ठीक है, ओके। एंड इज एन इंडेक्स ऑफ इट्स कंपोजिशन, और ये उसके कंपोजिशन का इंडेक्स होता है ना, कितना कंटेंट उसके अंदर है, उसकी वजह से उसके अंदर क्या आती है, विस्कोसिटी क्रिएट होती है। सिंस इट इज अ कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट होती है, इट इज यूज्ड एज एन एवोल्यूशन पैरामीटर, इसीलिए हम इसको एवोल्यूशन पैरामीटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पायरोजिलिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1100 से 2450 सेंटीस्टोक्स तक होती है, यानी कि पायरोलॉक्सन की जो विस्कोसिटी है 1100 से 2500 सेंटीस्टोक्स के बीच में लगभग रहती है। मेल्टिंग पॉइंट सबको पता ही है, ड्रग का मेल्ट करने का तरीका। अब हमको पता है जिस ड्रग के अंदर बहुत सारे केमिकल होंगे और जिसके अंदर बिल्कुल केमिकल नहीं होंगे, ठीक है, या बॉन्डिंग किस टाइप की है, उसके हिसाब से, मेनली तो बॉन्डिंग का रहता है, उसके हिसाब से क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट करता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज द टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड का वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट है वेरी शार्प एंड कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट। प्लांट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, उनका बहुत शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है, जैसे मान लो हम बढ़ रहे हैं, है ना, जैसे मान लो 50, 51, जैसे 51 जाएगा ना खटाक से मेल्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 50 से जा रहे हैं 51, 52 मेल्ट हो रहा है 55 तक जाकर के मेल्ट हुआ। जैसे प्लास्टिक मेल्ट होता है धीरे धीरे करके, ऐसे मेल्ट नहीं होगा, एकदम क्विक मेल्ट हो जाएगा किसी एक टेम्परेचर पर। दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। एज फार एज क्रूड ड्रग्स आर कंसर्न, जहां तक क्रूड ड्रग की बात है, मेल्टिंग पॉइंट रेंज हैज बीन फिक्स्ड। मेल्टिंग पॉइंट की रेंज फिक्स होती है ड्यू टू मिक्स्ड केमिकल। उसके अंदर जो केमिकल है वो तो भाई नीम के पत्ते के अंदर जो केमिकल है वो तो फिक्स रहेंगे ना, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। द फॉलोइंग ड्रग कुड बी एवोल्यूटेड यूजिंग दिस पैरामीटर। इन ड्रग्स को हम लोग एवोल्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीज वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 62 से 65 होता है, वूल फैट का 34 से 44 होता है, अगार मेल्ट एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे दिए कि किस किस मेल्टिंग पॉइंट पर किस टेम्परेचर पे ये लोग मेल्ट करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट को भी हम लोग एवोल्यूशन का एक आधार बना सकते हैं। नेक्स्ट, मॉइस्चर कंटेंट, किसके अंदर कितना मॉइस्चर है हम ये भी देख सकते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ क्रूड ड्रग्स आइदर प्रोड्यूसिंग केमिकल चेंज और माइक्रोबियल ग्रोथ। जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर मौजूद केमिकल कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी दूसरे केमिकल में टूट सकते हैं, या माइक्रोब्स का अटैक आसानी से हो जाता है ना। तो मॉइस्चर कंटेंट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग शुड बी डिटरमाइंड एंड कंट्रोल। इसीलिए मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और कंट्रोल करते हैं। द मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय हीटिंग ड्रग एट 105 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन ओवन टू ए कांस्टेंट वेट। हम लोग मॉइस्चर को कैसे कंटेंट डिटरमाइन करते हैं कि मान लो एक पत्ता लिया, इमेजिन करो एक पत्ता लिया, इसका वेट ले लिया हमने, ठीक है, इसका वेट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 1 मिलीग्राम है। हमने इसको क्या किया, हीट किया धीरे धीरे करके 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करना स्टार्ट किया, और तब तक हीट करते चले गए। मान लो इसका वेट गिरा 0.1 से 0.9, 0.8, वेट गिर रहा है, एक टाइम आया 0.6 मिलीग्राम। अब 0.6 के नीचे गिर ही नहीं रहा इसका वेट, क्यों, सारा मॉइस्चर तो निकल गया होगा, अब केवल क्या बचा होगा उसके अंदर, उसका सॉलिड पार्ट बचा होगा। तो ये वेट क्या आ गया इसका, कांस्टेंट वेट। तो तब तक हीट करते हैं उसको जब तक हम लोग उसको उसके कांस्टेंट वेट पर ना ले आए। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ 2 क्रूड ड्रग विद देयर मॉइस्चर कंटेंट लिमिट। यहाँ पे अच्छा लिमिट भी हो सकती है कि इतना मॉइस्चर रहेगा तो चल जाएगा, जैसे कि
द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डिजिटैलिस एंड अर्गोट शुड नॉट बी मोर देन 5% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। डिजिटैलिस के अंदर 5% W बाय वेट और अर्गोट के अंदर 8% वेट बाय वेट, यानी पूरे वेट का 8% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए अगर है तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को कंट्रोल कर रहे हैं और डिटरमाइन करते हैं। ये भी एक फैक्टर आ गया। अल्ट्रावायलेट लाइट, देखो इसका भी मजेदार चीज है। सर्टेन ड्रग्स फ्लोरिश, यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकते हैं कुछ ड्रग्स, लाइट छोड़ो चमक मारते हैं, ठीक है। When the cut surface or the powder is exposed to ultraviolet radiation, कोई सरफेस पर कट लगा हुआ है प्लांट का, ऐसा नहीं कि प्लांट पे मार दो, कट मारो, या उसका पाउडर का रूप होगा जो, क्योंकि वो चमकने वाले केमिकल उसके अंदर होंगे ना, तो प्लांट को कट मार दो या प्लांट का पाउडर कर दो और फिर इसमें क्या करो, अल्ट्रावायलेट लाइट को उसके अंदर से गुजारो, ठीक है ना, तो वो चमक मारते हैं। एंड इट इज यूजफुल इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज ड्रग्स। अब जो चमकेंगे हमको पता है कि ये ड्रग अल्ट्रावायलेट लाइट में चमकते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। सम पीस ऑफ रेपॉन्टिक है ना, ये एक प्लांट की स्पीसीज है। इंडियन एंड चाइनीज रुबर्ब है ना, चाइनीज रुबर्ब की जो स्पीसीज है रेपॉन्टिक आर वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इन पाउडर फॉर्म, बट एग्जामिनेशन इन अल्ट्रावायलेट लाइट गिव्स सच अ मार्क डिफरेंसेस। नॉर्मली पाउडर रूप में हम लोग इसको चेक नहीं कर सकते, पाउडर दोनों का ऑलमोस्ट मिलता जुलता पाउडर होता है, लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट लाइट गिराते हैं डिफरेंस इन फ्लोरेसेंस दैट द वैराइटीज कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर। अब अल्ट्रावायलेट लाइट गिरने से उनकी चमक के आधार पर हम लोग उनको क्या करते हैं, अलग अलग पहचान लेते हैं। बात समझ में आ रही है। नाउ ऐश वैल्यू, अब ये थोड़ा सा समझना है हमको। ऐश वैल्यू से देखो मैं बता दूं मैं क्या है, थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है इसमें। अब बात को समझना, तुम जैसे कि मैं तुमसे कह रहा हूं एक कागज ले लो सपोज, ठीक है, ये कागज लिया, इसको फाड़ा, समझ लो फाड़ करके ऐसे कर लिया तुमने, ये समझ लो क्या है, क्रूड ड्रग है, प्योर। अब इसको तुम जलाओ, जब तुम जलाओगे तो इसकी ऐश राख निकल के आ जाएगी बाहर। उस राख को जब तुम वेट करोगे, ठीक है ना, तो तुमने मान लो ये कागज कितना लिया, 1 किलो कागज तौल लिया, उसको तुमने जलाया, तो राख की जो वैल्यू आएगी, क्योंकि प्योर है तो उसका राख का भी एक फिक्स अमाउंट आएगा। अब मान लो यही कागज था, इसी में तुमने कुछ मेटल के टुकड़े भी डाल दिए, कुछ तुमने क्या कर दिया, लकड़ी के टुकड़े भी डाल दिए, कुछ और टुकड़े मिले हुए हैं। अब तुमने इसको जलाया, कुछ तो जले कुछ नहीं जले, छान लिया, छानने के बाद जो राख आएगी, मतलब वो लकड़ी के लोहे के टुकड़े की वजह से इसका वेट कितना हो गया, 1 किलो हो गया होगा। तो 1 किलो में प्योर कागज तो होगा नहीं, दूसरी चीजें भी मिली हुई हैं, तो जो ऐश की वैल्यू हम तौलेंगे तो ऐश की वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी, ऐश का वेट एक जैसा नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है। और इस तरीके से हमको पता चल जाएगा क्या, कि इसके अंदर मिलावट है। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल है ऐश वैल्यू, ऐश मतलब राख, ऐश मतलब राख। द डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश इज यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग लो ग्रेड प्रोडक्ट। जो लो ग्रेड के प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए जरूरी होता है ये। एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड मतलब जिसके अंदर से हमने निचोड़ निकाल लिया है, ठीक है ना, और वो ऊपर से देखने में एक सही लग रहा है लेकिन अंदर उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निचोड़ लिया गया है, ठीक है। एंड एक्सेस ऑफ सैंडी और अर्थी मैटर, और या उसके अंदर रेतीली और अर्थी मैटर ज्यादा हो। एग्जॉस्टेड ड्रग मतलब समझते हो ना, जैसे कि दूध में से हम लोग क्रीम निकाल लेते हैं, तो वो वाला दूध क्या कहलाएगा, एग्जॉस्टेड कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर से क्रीम निकाल ली गई है। बात क्लियर है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऐश वैल्यूज आर यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स लाइक, अलग अलग टाइप की ऐश वैल्यू होती है। टोटल ऐश, एसिड इनसॉल्युबल ऐश, वाटर सॉल्युबल ऐश, सल्फेटेड ऐश, है ना, कई तरह से हम ऐश की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। एक आते हैं टोटल ऐश। द टोटल ऐश मेथड इज डिजाइन टू मेजर द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर इग्निशन। हमने पूरा लिया मटेरियल, कुछ भी जो भी कुछ भी था उसको जला दिया, कितना ऐश बच गया उसको वेट कर लिया। दिस इंक्लूड बोथ फिजियोलॉजिकल ऐश, इसके अंदर दोनों चीजें होंगी भाई, क्योंकि प्लांट था उखाड़ा, उसके अंदर मिट्टी इट्टी रेत सब कुछ होगा, तो और प्लांट के टिश्यूज भी होंगे। तो प्लांट के टिश्यूज को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल ऐश, जो उसका लिविंग पार्ट से आया, विच डिराइव फ्रॉम द प्लांट टिश्यू इटसेल्फ। एंड ये नेड नहीं है, दिस इज एंड, ठीक है। नॉन फिजियोलॉजिकल ऐश विच इज द रेसिड्यू ऑफ द एक्सट्रेनियस मैटर, है ना, बाहरी मैटर, मिट्टी है या फिर नेड हो गया, एंड सॉइल है एडहरिंग टू द प्लांट सर्फेस, है ना, मिट्टी सॉइल से चिपक जाता है, कितना भी साफ और चिपके रहते हैं। तो टोटल ऐश वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर मिट्टी और सॉइल भी रहती हैं, ठीक है। अब ये तो होगा टोटल ऐश वैल्यू। एसिड इनसॉल्युबल ऐश, इट इज अ रेसिड्यू ऑब्टेन आफ्टर बॉइलिंग द टोटल ऐश। अब जो ऐश निकल गया ना हमको, मान लो ऊपर वाला ऐश था, उसको हमने क्या किया, बॉइल किया। किसमें बॉइल किया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, और बाद में इग्नाइट द रिमेनिंग इनसॉल्युबल मैटर, और जो बाकी का बचा हुआ इनसॉल्युबल पार्ट था
उसे इग्नाइट कर दिया, है ना, हीट कर दिया जिससे कि सूख जाए। दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ सिलिका प्रेजेंट स्पेशली एज सैंड और सिलिशियस अर्थ। अब क्या होगा, रेसिड्यू जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में था ना, बाद में छान लिया था, तो राख राख तो नीचे आ जाएगी, इनसॉल्युबल वाला पार्ट, है ना, और बाकी का पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उसमें क्या है, सैंड और सिलिशियस अर्थ कितना उसमें लगा हुआ था, उस पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फिर बाद में आता है वाटर सॉल्युबल ऐश इज द डिफरेंस इन द वेट बिटवीन द टोटल ऐश एंड द रेसिड्यू आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ द टोटल ऐश विद वाटर। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो ऐश आ गई हमको, उसको हम पानी में डाल देंगे, ठीक है, पानी में घुल जाती है, वो बॉईल करते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, फिर उसका छान लेते हैं, जो ऐश आती है हमको उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये वाटर सॉल्युबल ऐश हमारे पास आ जाती है। तो 3 तरीके से ऐश की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और उसको हम लोग स्टैंडर्ड ड्रग की ऐश के साथ फिर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। क्लियर है। एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ये क्या होती है, द एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन बाय एग्जॉस्टिंग क्रूड ड्रग। अब हमने क्या किया, यहां पर सपोज 100 ग्राम अदरक ले ली, उसे निचोड़ दिया, उसमें से कितना रस निकल के बाहर आया, बात समझ में आई। तो वही काम कर रहे हैं हम लोग, यहां पर क्या लेंगे, अब अदरक का तो बात समझ में आ रही है, तो उदाहरण के लिए दिया। अब मान लो अदरक जैसी कोई और चीज मिला रखी है, अदरक जैसी अदरक नहीं है, या उसके अंदर हमने ऐसी अदरक मिला रखी है जिसमें पहले ही उसका जूस निकला हुआ है। तो अब जब मिलावट वाली अदरक को 100 ग्राम लेके पिचकाएंगे तो उतना जूस नहीं निकलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव वैल्यू। जो एक्सट्रैक्ट मतलब उसके अंदर से निचोड़ निकल के आएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। जो निचोड़ निकलेगा उसके अंदर से, जो जूस निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। द एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन बाय एग्जॉस्टिंग क्रूड ड्रग विद डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ देयर केमिकल कांस्टेंट, है ना, अलग अलग सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने सिंपल बताया कि दबा दिया, कई बार हम सिंपली क्या करते हैं, पत्ते लेंगे, पानी में या किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाल देंगे जिसके वो सॉल्वेंट उसके अंदर से क्या निकाल लेगा, सारे केमिकल खींच लेगा, उसको फिर हम लोग चेक करेंगे मिलावटी वाले ड्रग के साथ, ठीक है। वेरियस सॉल्वेंट आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी एनालाइज। अलग अलग सॉल्वेंट इस्तेमाल किए जाते हैं कि किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट हमको एनालाइज करना है। वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव इज यूज्ड फॉर क्रूड ड्रग कंटेनिंग वाटर सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट लाइक ग्लाइकोसाइड, टैनिन, म्यूसिलाइज। अगर ड्रग के अंदर ये सब चीजें हैं तो वाटर का इस्तेमाल कर लेंगे, बात समझ में आ रही है। अब अगर कुछ ऐसे हैं जैसे कि टैनिन, ग्लाइकोसाइड, रेजिन है तो अल्कोहल का इस्तेमाल कर लेंगे, जो अल्कोहल में सॉल्युबल हो जाते हैं। कुछ जो ईथर में सॉल्युबल होते हैं तो उसको हम ईथर का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है ना, जैसे कि फैट है हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे कुछ बात बता रहा है, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू ऑफ सम क्रूड ड्रग, वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्टिव। अलॉय की बात करें तो नॉट लेस देन 25% वेट बाय वेट। अल्कोहल सॉल्युबल इसके अंदर नॉट लेस देन 10% होगा और इथर सॉल्युबल नॉट लेस देन 25%, ठीक है, इससे कम नहीं होगा, 10% से कम नहीं होगा, ये 25% से कम नहीं होगा। ग्लिसराइजा के अंदर वाटर सॉल्युबल जो होंगे वो 20% से कम नहीं होगा। जो ये है एसोफाइटिडा के अंदर नॉट लेस देन 50% और कैप्सिकम के अंदर नॉट लेस देन 12%, ठीक है ना। तो ये एक वैल्यू दे रखे कि अगर इनसे कम निकला, अगर इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, अगर इससे कम निकलता है वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब मिलावट है, बात समझ में आ रही है, ठीक है, ठीक है। नाउ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेन मतलब विदेशी। मेन केमिकल कांस्टेंट के बाद, मेन केमिकल ड्रग के या मेन क्रूड ड्रग के अलावा कोई भी चीज जो होती है वो सब क्या है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे कि द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन्स अदर देन दोज पार्ट्स ऑफ ड्रग, कोई ऑर्गन का पार्ट या पार्ट अदर देन ड्रग मेंशन्ड इन द डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग आर नोन एज फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। यानी मतलब कि द पार्ट ऑफ द ऑर्गन और ऑर्गन अदर देन द दोज ऑफ ड्रग, ड्रग के अलावा कोई भी ऑर्गन है या ऑर्गन का पार्ट है, ठीक है, वो सब क्या है, फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई भी पार्ट, इसको सिंपल लिख लेना अगर ये डेफिनेशन टफ लग रही हो, कि एनी थिंग या एनी सब्सटेंस अदर देन द ड्रग, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर, क्लियर है, ओके। दे मे बी इंसेक्ट, कीड़ा हो सकता है, छोटा मोटा कीड़ा मर के पड़ा हो उसके अंदर, मोल्ड्स हो सकते हैं, अर्थी मटेरियल हो सकता है, मिट्टी वगैरह, एनिमल एक्सीटा हो सकता है, एनिमल की पॉटी वगैरह हो सकती है, एटसेट्रा। ईच एंड एवरी वेजिटेबल ड्रग हैज देयर ओन लिमिट, ईच एंड एवरी वेजिटेबल ड्रग हैज देयर ओन लिमिट्स, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ईच एंड एवरी वेजिटेबल ड्रग हैज देयर लिमिट, हर किसी में क्या लिमिट है कि इतने से ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा होंगी तो
मतलब फिर तो क्या दिक्कत ही आ जाएगी। जैसे कि फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सच लिमिट्स आर गार्लिक शुड नॉट कंटेन मोर देन 2%, ठीक है, सैफरॉन शुड नॉट बी कंटेन मोर देन 2%, शतावरी शुड नॉट कंटेन मोर देन 1%, है ना। हर किसी के अंदर कुछ लिमिट्स है कि इतनी लिमिट से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें। नेक्स्ट आगे आए, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, लास्ट एवोल्यूशन है ये अपने पास, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। आप समझते हैं बायोलॉजिकल मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि जैविक, जीवित, जिंदा चीजों का एवोल्यूशन करना। तो जिंदा चीजों का एवोल्यूशन करना या जिंदा चीजों पर एवोल्यूशन करना, जिंदा चीजों की हेल्प से एवोल्यूशन करना, तो हम कह सकते हैं एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं हम लोग, एवोल्यूट कर रहे हैं, जिंदा चीजों की हेल्प से, कोई मशीन नहीं, कुछ नहीं। कैसे भाई, देखो सिंपल तरीका है, एक ओरिजिनल ड्रग को चूहे में लगाओ, एक मिलावटी ड्रग को चूहे में लगाओ, एक्सपेरिमेंट करो, तो मिलावटी ड्रग का असर कम आएगा और जो ओरिजिनल ड्रग है उसका असर ज्यादा आ गया, हो गया एक्सपेरिमेंट, हो गया टेस्टिंग। सिंपल बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल एस्से कहते हैं, इसे बायो एस्से कहते हैं, एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड। इसके अंदर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होते हैं, इसकी वजह से इसको हम बायोलॉजिकल एस्से या बायो एस्से भी बोल देते हैं। नाउ इट इज द मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सैंपल, ये सैंपल की कैपेबिलिटी को मेजर करता है अंडर टेस्ट टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट, कि वो कितना बायोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि कितना असर दे रहा है ना। कोई दवा खाते हैं तो कितना असर आ रहा है, बायोलॉजिकल इफेक्ट, इन कंपैरिजन टू द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। सैंपल की टेस्टिंग करवाते हैं स्टैंडर्ड प्रिपरेशन से, यानी कि मैंने जो बात बताई अभी मैंने, एक सैंपल की इंजेक्शन लगा देंगे, एक मिलावट वाले का इंजेक्शन लगा देंगे और टेस्टिंग करेंगे कि हाँ देखेंगे कि यस कितनी मिलावट है इसके अंदर। बायोलॉजिकल इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड इन इंटरनेशनल यूनिट। अब ये क्या चीज है, आईयू, है ना। कई बार दवाइयों में देखोगे खासकर जो मल्टीविटामिन रहता है उसके अंदर आईयू लिखा रहता है, इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या चीज होती है, तो देखो बायोलॉजिकल इफेक्ट को हम लोग किस में मेजर कर रहे हैं या किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या होता है, एन इंटरनेशनल यूनिट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज अ सर्टेन बायोलॉजिकल इफेक्ट। मतलब कि एक कोई सब्सटेंस है उसका इतना असर आना ही चाहिए अगर वो स्टैंडर्ड है, प्योर है, वो इफेक्ट को बोला गया है इंटरनेशनल यूनिट। उतना अमाउंट से उतना इफेक्ट आता है, तो उतने अमाउंट को 1 इंटरनेशनल यूनिट बोल दिया जाता है। उसका अमाउंट को दुगना करोगे तो इफेक्ट भी दुगना हो जाएगा, तो 2 IU कर देंगे उसको, ठीक है ना। क्या कह रहा है, फॉर ईच सब्सटेंस देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड फॉर 1 इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि हर एक सब्सटेंस के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है कि उसका इतना असर आएगा ही आएगा, और उसको हम लोग 1 इंटरनेशनल यूनिट कहते हैं, उतने अमाउंट को। बात समझ में आई। अब कह रहा है फॉलोइंग आर मेथड, क्या क्या तरीके हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के। टॉक्सिसिटी स्टडीज आर परफॉर्म्ड इन सुटेबल एनिमल मॉडल्स। टॉक्सिसिटी को अगर हमको चेक करना कि इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल कितना है, तो कुछ एनिमल के मॉडल बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम चेक करते हैं लीथल डोज को और इफेक्टिव डोज को, कि कितनी डोज लीथल है, कितनी डोज इफेक्टिव है। माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस वैक्सीन। चूहों का इस्तेमाल होता है माइस, है ना। ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी ऑफ वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन को अगर हमें ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी चेक करनी है तो कहां होगी, गिनिया पिग के ऊपर करते हैं। एंड ऑक्सीटोसिक इंजेक्शन इज एसेड ऑन यंग डोमेस्टिक चिकन्स, या फिर जो डोमेस्टिक चिकन होते हैं ना, पालतू मुर्गे जो होते हैं, बाय ये ब्रॉयलर्स नहीं, चिकन जो बनता है जिनका खाने के लिए उनका नहीं, जो देसी मुर्गे होते हैं, ठीक है ना, बाय इंजेक्टिंग इनटू एन एक्सपोज्ड क्रूरल और ब्राचियल वीन, जो उनकी वीन्स होती हैं, नसें होती हैं, उनमें इसको इंजेक्ट करते हैं। एंड नोटिसिंग द चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर में नोटिस जो चेंज आता है उसको नोटिस करके हम लोग ऑक्सीटोसिक की क्या करते हैं, एक्टिविटी को चेक करते हैं, ऑक्सीटोसिक एक्टिविटी ऑफ वेसोप्रेसिन। पिजन्स, कबूतर आर यूज्ड टू एसेड डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है ना। डिजिटैलिस ग्लाइकोसाइड को चेक करने के लिए हम कबूतरों का इस्तेमाल करते हैं बाय ट्रांसफ्यूजिंग द ड्रग थ्रू द अलारविन। जो अलारविन होती है कबूतरों की, उसमें इंजेक्ट कर देंगे टू द ब्लड स्ट्रीम एंड ऑब्जर्विंग द लीथल इफेक्ट, और उसके लीथल इफेक्ट को हम लोग चेक करते हैं। फिर लीथल मतलब घातक। डिप्रेसर एक्टिविटी एंड मेडियाट्रिक एक्टिविटी, डिप्रेसर मतलब कम करना, और मेडियाट्रिक जो आंखों के ऊपर असर करती है दवाइयां। इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स आर टेस्टेड इन कैट्स एंड कैट्स आई, बिल्ली में और बिल्ली की आंखों में डाल करके चेक करते हैं। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स आर इवैल्यूएटेड ऑन वॉर्म्स, कीड़ों के ऊपर एंटी हेलमिंथिक ड्रग को डाल करके चेक करते हैं, डाल करके मतलब बॉडी में डाल करके।
द ड्रग्स डेट हैव एन इफेक्ट इन आई आर एसिड ऑन रैबिट्स आई, दवाइयां जिनका असर आंखों पे होना है उसको हम खरगोश की आंखों में डाल करके उसको चेकिंग करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, है ना, कि कितना इफेक्ट आने वाला है उसका। डॉग्स आर यूज्ड टू असेस द ड्रग डेट एग्जिबिट कार्डियक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्टिविटी, जो ड्रग्स की कार्डियक और जीआईटी एक्टिविटी होती है उसको चेक करने के लिए हम लोग डॉग का इस्तेमाल करते हैं, कुत्तों का इस्तेमाल करते हैं। इफेक्ट ऑफ एर्गोट आर कैरिड आउट ऑन कॉक्स, कॉम और रैबिट्स इंटेस्टाइन ऑन इट्स यूट्रस, एर्गोट के इफेक्ट के लिए हम लोग कॉक्स, कॉम और रैबिट की इंटेस्टाइन का इस्तेमाल करते हैं। Microbiological assays are carried out to determine the effect of drug in various microorganisms and this is employed in the identification of microbial antimicrobial drug। ठीक है ना, तो माइक्रोबियल एसे को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमको एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्रग की पता चलती है। तो ये तमाम तरीके हैं ड्रग को क्या करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए, जांचने के लिए कि ड्रग प्योर है या नहीं है, मिलावट है कि नहीं है, ये सब चीजें पता चलती है हमको ये सारे तमाम तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एवेल्युएट करते हैं किसको, माइंड नर्चर ऐप को, कि वो आपको क्या क्या देने वाला है, किस तरीके से आपको बेनिफिट करने वाला है आपके डी फार्मा की जर्नी में और एग्जिट एग्जाम की जर्नी में, किस तरह से आपके लिए वो बेस्ट साबित होने वाला है। कौन, हमारा माइंड नर्चर ऐप। आइए देखते हैं उसकी कुछ खूबियां। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है। ठीक है, लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है ना, ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है उसमें नया एग्जाम पैटर्न है। ठीक है ना, उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं। ठीक है, प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की, अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे। ठीक है, और हाँ जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। ठीक है, और जिस बच्चे को केवल पास होना है वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर को पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है, हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं, ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली। ठीक है ना, तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे। ठीक है ना, तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा, फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का, फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3, इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया।
और अगर बेमन से भी दे रहा है 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है। और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।